लकी जैसे ही वहां से निकलने वाला था कि इतने में शालिनी के ऊपर और एक मुश्किल आन पड़ी थी। जयती ने उसकी रेसिपी को सोशल मीडिया पर डाल दिया था और अब उसकी वाइन की रेसिपी सब लोगों को पता चल गई थी। ऐसे में शालिनी के पास अपनी कंपनी को बचाने के लिए कोई रास्ता नहीं बचा। वो हार के कगार पर आ गई थी, लेकिन लकी उसके साथ खड़ा था और उसने शालिनी के लिए एक नई रेसिपी से वाइन तैयार कर दी। रात भर की मेहनत के बाद जब सुबह उन लोगों ने उसे चखा तो उनके शरीर में तरंगे उठने लगी। शालिनी, जिसे अभी तक बहुत ज्यादा नींद आ रही थी, वाइन पीते ही उसका दिमाग खुल गया और उसकी सारी नींद उड़ गई। बहुत अच्छी वाइन है, मैंने तो कभी ऐसी वाइन चखी ही नहीं थी। दुनिया में इस तरह की वाइन भी होती है? उसने लकी की तरफ देखते हुए पूछा। लकी उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिया। शालिनी भले ही बिजनेस में उतर चुकी थी, लेकिन उसे भी इस बिजनेस की बहुत ज्यादा जानकारी नहीं थी। जैसे ही लकी उसकी बात का जवाब देता, इतने में उसके फोन की घंटी बजनी शुरू हो गई। सुहासिनी का फोन था। हाँ सुहासिनी, बोलो। लकी, आप जल्दी से हॉस्पिटल आ जाइए, यहाँ एक आदमी की मौत हो गई है, सुहासिनी ने घबराते हुए कहा। लकी ने जैसे ही ये खबर सुनी तो उसका सारा मूड खराब हो गया। कहाँ तो उसने इतनी अच्छी वाइन बनाई थी और कहाँ उसे सुबह सुबह ऐसी खबर सुनने को मिली। उसने तुरंत अपना एप्रन उतारा और सीधा कॉटेज की तरफ भागने लगा। वो जितना जल्दी हो सकता था उतना जल्दी कॉटेज पहुंच गया था। 20 मिनट बाद जब वो दरवाजे के सामने आया तो उसने देखा कि वहां बहुत भीड़ जमा हो गई थी। घड़ी में अभी 9 भी नहीं बज रहे थे, पर फिर भी वहां पर बहुत सारे लोग आकर जमा हो गए थे। लकी भीड़ से होता हुआ अंदर पहुंचा। तब उसने साफ साफ देखा कि वहां क्या हुआ था। उसने देखा कि पूनम के बाल बिखरे हुए थे, उसका चेहरा लाल हो गया था और पूरी तरीके से वो सूज गया था। उसके कपड़े कुछ जगहों से फटे हुए थे और उसके हाथों पर उंगलियों के निशान थे। लकी उसे देखते ही समझ गया कि उसके साथ मारपीट हुई थी। उसके पास में सुहासिनी भी खड़ी थी और उसके साथ भी थोड़ी बहुत मारपीट हुई थी, लेकिन उसे लड़ना आता था। वो चाहती तो मारपीट करने वालों के ऊपर हाथ उठा सकती थी, लेकिन वो किसी मरीज या उसके घर वालों के साथ में ऐसा कुछ नहीं करना चाहती थी। इसलिए उसने अपने हाथ में चाकू ले रखा था और वो पूनम के आगे आकर खड़ी हो गई थी। इधर उन दोनों लोगों के सामने कम से कम 12 लोग खड़े हुए थे। उन सब की आस्तीनें चढ़ी हुई थी और वो सब सुहासिनी की तरफ गुस्से में देख रहे थे। वहीं पास में एक स्ट्रेचर पर एक बूढ़ा सा आदमी लेटा हुआ था। उसे सांस नहीं आ रही थी। ये वही आदमी था जिसकी मौत की खबर सुहासिनी ने लकी को दी थी। उसकी आंखें अभी भी खुली हुई थी और वो बहुत डरावना लग रहा था। बाहर निकलो यहाँ से, इतने में एक मोटे से आदमी ने सुहासिनी के ऊपर चिल्लाते हुए कहा और आगे बोला, इस लड़की ने कहा था ये मेरे पापा की जान बचा लेगी, लेकिन इसकी वजह से मेरे पापा की जान चली गई। यहाँ पर लोगों को भर्ती किया जाता है, उनकी जेब से पैसा निकाला जाता है और फिर उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। ये हॉस्पिटल नहीं है भाइयों, ये सब मिलकर हमें बेवकूफ बना रहे हैं, मारो इन्हें, छोड़ो मत। उस आदमी ने अपने साथ के लोगों की तरफ देखते हुए कहा और उसकी बात सुनते ही उसके साथ के लोग फिर से पूनम के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगे। लेकिन इतने में सुहासिनी ने अपना चाकू उठाया और उन लोगों को डराने के लिए उसे हवा में चलाते हुए बोली, अगर कोई भी आगे आया ना तो मैं यही उसके 2 टुकड़े कर दूंगी। उन लोगों को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि सुहासिनी कौन थी और क्या क्या कर सकती थी। 2 लोग उसकी दिशा में आगे बढ़ने तो लगे थे, लेकिन उसके हाथ में चाकू देखकर दोनों रुक गए। जब उन्हें लगा कि उनका सुहासिनी से निपट पाना मुश्किल है तो पीछे खड़े हुए लोगों ने कुर्सियां उठा ली और उसे सुहासिनी के ऊपर फेंकने ही वाले थे कि इतने में पीछे से किसी के चिल्लाने की आवाज आई। रुक जाओ, लकी चिल्लाया और तुरंत उन लोगों की तरफ भागने लगा। वो सीधा उनसे भिड़ गया और उनके हाथ में जो भी कुर्सियां थी वो नीचे गिर गई। मेरे पापा को मारा है इन लोगों ने, मारो, उस आदमी ने फिर से चिंघाड़ते हुए कहा और फिर से वो लोग अपने लोगों के साथ में उनकी दिशा में आगे बढ़ने लगे। लेकिन इतने में लकी ने अपनी जेब से ब्लेड निकाली और उन लोगों की तरफ फेंकने लगा। उन सभी के शरीर पर ब्लेड से यहाँ वहां कट लगने शुरू हो गए और सभी के सभी नीचे गिर गए। वहां पर जो लोग खड़े होकर ये सब देख रहे थे वो इसे देखकर तो हैरान हो गए। लकी ने 2 मिनट में ही उन लोगों को ठंडा कर दिया था। वो ऐसा कुछ भी कर सकता था इसके बारे में तो किसी ने सोचा नहीं था। मैं यहाँ का डॉक्टर हूँ, ये मेरा कॉटेज है, लकी ने उस आदमी की तरफ देखते हुए कहा जिसके पिता की मौत हुई थी और फिर सब लोगों की तरफ देखते हुए बोला, अगर इनके पिता की मौत हॉस्पिटल की वजह से हुई होगी तो मैं खुद इस बात की जिम्मेदारी अपने कंधे पर ले लूंगा। अगर मुझे इसके लिए कुछ देना पड़े तो मैं वो भी देने के लिए तैयार हूँ और अगर इसके लिए मुझे जेल भी जाना पड़ा तो मैं जेल भी जाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन जब तक मामला साफ नहीं हो जाता तब तक मैं आप लोगों को मेरे किसी भी साथी के ऊपर हाथ नहीं उठाने दूंगा, लकी ने कहा और बिना सामने वाले के जवाब का इंतजार किए उसने सीधा पूनम की तरफ देखा।
पूनम की सांसें भारी हो गई थी और वो बहुत घबराई हुई नजर आ रही थी। क्या बात है? लकी ने उससे पूछा। ये लोग आज सुबह इन्हें हॉस्पिटल लेकर आए। इन्होंने मुझसे कहा कि ये सुबह सीढ़ियों से नीचे गिर गए थे और इन्हें खून आने लगा। इन्होंने कहा कि अभी ये उन्हें कहीं आगे नहीं लेकर जा सकते, इसलिए इन्हें इमरजेंसी ट्रीटमेंट की जरूरत है। पूनम ने कहा और एक सेकंड के लिए उस आदमी को देखने लगी जो स्ट्रेचर पर लेटा हुआ था। जैसे ही मैंने इन्हें चेक किया तो मुझे लगा कि इनकी पल्स ठीक नहीं है। मुझे समझ नहीं आया कि ऐसा कैसे हो सकता है। मुझे लगा था कि इन्हें मामूली चोट लगी होगी, लेकिन इनके हार्ट के साथ में कोई दिक्कत थी, इसलिए मैंने मना कर दिया और इन्हें किसी बड़े हॉस्पिटल ले जाने को कहा। वैसे भी तुम यहाँ नहीं थे तो मैं अकेली ये केस नहीं देखना चाहती थी, लेकिन ये बोले कि इनकी हालत ऐसी नहीं है कि इन्हें आगे ले जाया जा सके, और कहने लगे कि आप इन्हें इंजेक्शन दे दो ताकि हम इन्हें आगे ले जा सके। मैंने सोचा कि हार्ट बीट और ब्लड प्रेशर नॉर्मल करने के लिए इंजेक्शन दे देती हूँ, लेकिन जैसे ही मैंने इंजेक्शन दिया तो ये बेहोश हो गए और उसके बाद उठे ही नहीं। हमने काफी कोशिश की, मैंने शॉक भी दिए, पंपिंग की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अब ये कह रहे हैं कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ और मैंने गलत इलाज किया है। ये कह रहे हैं कि मैंने वो इंजेक्शन देकर इस आदमी की जान ले ली है। मैं इन्हें कब से समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैं तो वही कर रही थी जो प्रोटोकॉल में लिखा है, लेकिन ये लोग मेरी बात सुनने के बजाय मेरे साथ मारपीट करने लग गए। ये तो दीदी मुझे बचाने के लिए बीच में आ गई, वरना अभी तो ये लोग मेरी जान ही ले लेते। पूनम ने लकी को सारी बात समझाते हुए कहा। उसकी आवाज में शिकायत नजर आ रही थी। ऐसा उसके करियर में दूसरी बार हुआ था। इससे पहले वो हमेशा डॉक्टर साहब की परछाई में रहकर ही काम करती थी, लेकिन आज जब डॉक्टर साहब नहीं थे और उसके साथ में ये सब हुआ तो वो बहुत ज्यादा घबरा गई थी। तुमने ही मेरे पिता की जान ली है। यहाँ पर जितने भी लोग खड़े हैं उन सब ने देखा है कि तुम्हारी लापरवाही और टाल मटोल की वजह से ये सब हुआ है। उन्हें सिर्फ चोट आई थी, बाकी सब कुछ ठीक था। इससे पहले तो उन्हें कोई बीमारी नहीं थी, फिर उन्हें हार्ट अटैक कैसे आ सकता था? वो आदमी अभी भी पूनम की बात नहीं सुनना चाहता था और बस उसे डांटे चला जा रहा था। वो तो बस उसकी जान लेने पर तुला हुआ था और इसलिए अपने साथ वालों को भड़काने में भी वो कोई कसर नहीं छोड़ रहा था। लेकिन थोड़ी देर बाद वो खुद भी अपने पिता की लाश देखकर रोने लगा। रह रहकर उसे अपने पिता के साथ बिताए हुए पल याद आ रहे थे। उसे ऐसा लग रहा था कि शायद वो अपने पिता के साथ में ठीक से जी नहीं पाया था। जैसे ही पूनम ने उसे रोता हुआ देखा तो पूनम की आंखों में भी आंसू आ गए, लेकिन सुहासिनी पर उसके आंसुओं का कोई असर नहीं हुआ। वो बस गुस्से में उस आदमी की तरफ देख रही थी। उसे पता था कि ये आदमी कभी भी फिर से पूनम पर हमला कर सकता है। आप हमें ऐसे छोड़कर कैसे जा सकते हैं पापा? बहुत गलत हुआ, ये बहुत गलत हुआ है। सब मेरी गलती है। मुझे आपको इस घटिया से हॉस्पिटल में लेकर ही नहीं आना चाहिए था। सब मेरी गलती है पापा, सब मेरी गलती है। उस आदमी ने फिर से रोते हुए कहा और अपने पिता से लिपट गया। इधर बाकी सभी लोग जो वहां खड़े थे वो भी हाँ में अपना सिर हिला रहे थे। उन सभी ने देखा कि जब वो आदमी यहाँ आया था तो उसकी हालत काफी ठीक थी। अगर मुझे मेरे पिता की मौत के बदले 1 करोड़ रुपए का हर्जाना नहीं मिला तो मैं यहाँ से इन्हें लेकर नहीं जाने वाला हूँ। इतने में उस आदमी ने खड़े होकर लकी की तरफ देखते हुए कहा। उसकी आंखें अंगारों जैसी लाल हो गई थी। अगर मुझे पैसा नहीं मिला तो मैं इस हॉस्पिटल में आग लगा दूंगा और तुम सबको जेल भिजवा दूंगा। वो सभी लोग जो उसके साथ खड़े थे वो भी इस तरह की बात सुनकर जोश में आ गए। हालांकि वो लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार था, लेकिन लकी ने जो उन्हें ब्लेड मारी थी उसके बाद वो लकी से थोड़े घबरा रहे थे। चुप रहो, तुम हमें ब्लैकमेल कर रहे हो, लकी ने गुस्से में कहा और फिर नीचे झुककर उस बूढ़े आदमी को देखने लगा। वो आदमी बहुत लंबा था, लेकिन उसका शरीर बहुत पतला था। उसकी हड्डियां खाल से बाहर आ रही थी और शरीर देखकर ऐसा लग रहा था कि उसमें खून ही नहीं बचा था। वो आदमी सच में मरा हुआ सा ही लग रहा था। अभी जो उसका हाल हुआ था वो मौत से कम तो नहीं लग रहा था, लेकिन लकी ने थोड़ा ध्यान से देखा तो पाया कि अभी भी कुछ कुछ देर में उसकी सांसें चल रही थी। उसके दिल में हल्की सी हरकत हो रही थी। लकी ने पहले उसकी नब्ज को देखा और फिर उस आदमी को देखते हुए कहा, ये अभी मरे नहीं है, जिंदा है, मैं इन्हें ठीक कर दूंगा। लकी ने कहा और अपने कमरे से कुछ दवाई और एक इंजेक्शन लेने चला गया। लेकिन जैसे ही वहां खड़े हुए लोगों ने यह सुना कि वो आदमी मरा नहीं है तो सभी हैरान हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता था। या तो लकी झूठ बोल रहा था या फिर सच में पूनम से इलाज करने में गलती हो गई थी। कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे कि लकी ये सब तरकीबें उस लड़के को शांत करने के लिए लगा रहा था। शायद वो सुई लेने के बहाने अंदर पुलिस को फोन करने चला गया था, लेकिन इतने में लकी बाहर आ गया। उसके बारे में लोग क्या क्या बातें कर रहे थे उससे उसे कोई मतलब नहीं था। वो बस नीचे झुका और एक इंजेक्शन भरकर उस आदमी की बाह में लगा दिया। अभी भी लोग उसके बारे में बातें किए जा रहे थे। किसी को भी इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था कि लकी मरे हुए आदमी को भी जिंदा कर सकता है। वो सब लोग बस फटी हुई आंखों से लकी की तरफ देखते चले जा रहे थे। पूनम लकी के पास आई और उसने धीरे से उसके कानों में कहा, लकी, मैंने पुलिस को बुला लिया है, तुम्हें बेकार में ये सब
तुम अंदर जाओ और जल्दी से गैस्ट्रिक पेन के लिए कोई इंजेक्शन लेकर आओ। लकी ने उसकी बात को बीच में ही काटते हुए कहा और वो पेशेंट की नब्ज देखने लगा। इसके बाद उसने एक और इंजेक्शन लिया और उसे उस आदमी की दूसरी बाह में लगा दिया। अब आगे क्या होने वाला था? क्या लकी सच में उसे बचा पाएगा या उसे हर जाने के तौर पर 1 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलियनेयर सिर्फ पॉकेट एफएम पर। लकी ने शानदार वाइन बनाई थी। उसे चखते ही शालिनी की नींद उड़ गई और उसे ऐसा लग रहा था कि इससे उसकी कंपनी फिर से जिंदा हो सकती थी। लेकिन इतने में लकी को सुहासिनी का फोन आ गया। उसकी कॉटेज में किसी पेशेंट की मौत हो गई थी और उसके बेटे ने वहां पर हंगामा खड़ा कर दिया था। लकी वहां पहुंचा और पूरा मामला जानने के बाद उन्हें समझाने लगा, लेकिन वो सुनने को राजी ही नहीं था। तभी लकी को लगा कि उस आदमी की सांस चल रही थी। उसने तुरंत कुछ दवाई मंगवा कर उसका इलाज करना शुरू कर दिया। हालांकि किसी को भी ये उम्मीद नहीं थी कि वो आदमी जिंदा हो सकता था, लेकिन लकी अपनी तरफ से कोशिश में लगा हुआ था। जैसे ही लकी ने उसे इंजेक्शन दिया और आखिर में पूनम का लाया हुआ इंजेक्शन भी दिया, तो धीरे धीरे उस आदमी का शरीर फूलने लगा। वो सभी लोग लकी को दांतों तले उंगली दबाते हुए देखे जा रहे थे। फिर अचानक से उस आदमी का मुंह खुला और बोला, अरे बाप रे। लकी ने बिना देर किए उसका मुंह पकड़ा और उसके जबड़ों को खोल दिया। पास में रखा दवा का कटोरा उसने उसके मुंह में उड़ेल दिया। जैसे ही वो दवा उसके गालों से नीचे उतरी, तो इतने में उस आदमी का शरीर ऊपर से नीचे तक हिल गया और वो झटका खाकर अपनी जगह पर सीधा बैठ गया। पहले तो वो भारी भारी सांसें लेने लगा और उसके बाद आंखें खोलकर सब लोगों की तरफ देखने लगा। पापा! उसके बेटे को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका पापा जिंदा हो गया था। वो भागते हुए अपने पापा के पास आया और आकर बैठ गया। लेकिन जैसे ही वो बैठा, इतने में उसके बाप ने उसके ऊपर जोर से उल्टी कर दी। उसके पेट में जितनी भी गंदगी थी वो सारी उसके बेटे के मुंह और गर्दन पर लग गई। ये देखकर कुछ लोगों ने घिन के मारे अपना मुंह बंद कर लिया, तो कुछ लोगों ने हंसते हुए। उधर उस आदमी को इस हाल में देखकर सुहासिनी और पूनम का दिमाग खराब हो गया था। ना तो उन्हें और ना ही वहां खड़े किसी आदमी को समझ आ रहा था कि मरा हुआ आदमी जिंदा कैसे हो सकता था। उधर बेटा भी अपनी जगह से खड़ा होकर अपने कपड़े साफ करने लगा। उसका बाप मजे से सांस ले रहा था। उसे अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ था। इतने में लकी उस आदमी के पास आया और उसके मोटे से पेट में एक जोरदार लात मार दी। देख, मैंने तेरे बाप को जिंदा कर दिया है। अगली बार अगर तूने मेरे हॉस्पिटल के बारे में या मेरे साथियों के बारे में कुछ भी कहा तो मैं तेरी जान ले लूंगा। तेरे बाप को लिवर का कैंसर हो गया है। इनकी हालत ऐसे ही खराब नहीं हुई इतनी। देख, शरीर कितना कमजोर हो गया है। उल्टी में से कितनी बदबू आ रही है। शरीर में खून नहीं बचा और तू कह रहा है ये सब ठीक है? बस सीढ़ियों से गिर गए थे। अरे हमें क्या मजा आएगा लोगों की जान लेने में? बेवकूफ कहीं का। लकी उसके ऊपर बस बरसता चला जा रहा था। जितना कुछ उसने लकी और पूनम को सुनाया था, उसका 10 गुना वो उसको सुनाता चला जा रहा था। ये 10-12 दिन से ज्यादा जिंदा नहीं रहने वाले। अभी भी टाइम है, अगर अच्छा इलाज करवा लेगा तो बात बन सकती है। बाप को 1 करोड़ में बेचने चला था, लकी ने कहा। और फिर उस बूढ़े की तरफ देखने लगा। वो जिंदा तो हो गया था, लेकिन अब उसके शरीर में इतनी जान भी नहीं थी कि वो खड़ा हो सके। सच में वो अपने आखिरी दिन ही गिन रहा था। मेरे बाप को क्या हुआ है और क्या हुआ है मुझे मालूम नहीं है। मैं ये सब नहीं समझता हूँ। मुझे बस ये पता है कि इन्हें जो कुछ हुआ है वो तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हें लोगों का इलाज करना नहीं आता है। बेटे ने लोगों के बीच में अपनी साख बचाने के लिए कहा, लेकिन अब की बार कोई भी उसकी बात सुनने को राजी नहीं था। लकी के इलाज ने उसकी दलील को कमजोर कर दिया था। सब लोगों को यही लग रहा था कि उसने अपनी बाप की परवाह नहीं की और अब वो उसका इल्जाम लकी पर लगा रहा था। लकी ने उस बूढ़े को देखा और फिर बोला, बाबूजी, ये यहाँ आपको लाया था और आपकी लाश को 1 करोड़ में बेच रहा था। 1 करोड़ में? ये बूढ़े के होश उड़ गए। क्या बकवास कर रहे हो? मैं अपने बाप को झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है। मुकरने से काम नहीं चलेगा। यहाँ पर सबने सुना है तुमने कहा था। अभी पुलिस भी आने वाली है। सब पता चल जाएगा कि सच क्या है और झूठ क्या है। मुझे तो ये भी लगता है कि तुम इसके बेटे हो ही नहीं। कहीं धमकी देकर पैसा वसूलने के लिए इस आदमी का इस्तेमाल तो नहीं कर रहे थे? लकी ने तीखी नजरों से उस मोटे आदमी की तरफ देखते हुए कहा, ये क्या बकवास कर रहे हो? देख रहे हो आप सब, ये आदमी किस तरह की बात कर रहा है? मोटे आदमी ने सारे लोगों की तरफ देखते हुए कहा, लेकिन अब सबका विश्वास लकी के ऊपर बैठ गया था और कोई भी उसकी बात नहीं सुन रहा था। इनके दांतों में जहर मिला है। तुम चाहो तो मैं सैंपल लेकर उसका टेस्ट करवा सकता हूँ, लेकिन साबित हो जाने पर 3 से 5 साल की जेल है, याद रखना, लकी ने कहा। अब उस मोटे आदमी का चेहरा पीला पड़ने लगा। वो अपने साथ में जिन लोगों को लाया था उन्होंने भी अपने पैर पीछे खींचने शुरू कर दिए। उन्हें इस बात की तो उम्मीद ही नहीं थी कि लकी जहर के बारे में भी पता कर लेगा।
जैसे ही उस बूढ़े आदमी ने जहर के बारे में सुना तो उसका शरीर ऊपर से नीचे तक कांप उठा। उसने कांपते हुए कहा, सर, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। मुझे तो इन्होंने यहाँ आने के लिए 10 लाख रुपए दिए थे। इन्होंने कहा था कि यहाँ आना, मरने का नाटक करना और हम इन्हें ब्लैकमेल करके इनसे 1 करोड़ रुपए ले लेंगे। उसमें से 10 लाख तुम ले लेना। अब उस बूढ़े आदमी को भी नहीं मालूम था कि वो सिर्फ 15 दिन का ही मेहमान था। जैसे ही उसकी बात वहां खड़े लोगों ने सुनी तो माहौल सन्न हो गया। सब एक दूसरे की तरफ हैरानी भरी नजरों से देख रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये किस तरह का गोरख धंधा उस आदमी ने चला रखा था। कुछ लोग तो इस बात से हैरान थे कि भले ही उन्होंने उस आदमी को जहर दे दिया था, लेकिन फिर भी लकी उसे जिंदा वापस ले आया था। सब लोगों ने फिर से लकी के इस जज्बे की तारीफ करनी शुरू कर दी। वो तो इस उम्र में डॉक्टर साहब से भी आगे निकल आया था, और उसके बाद उस बूढ़े आदमी ने जो कहा उससे तो लकी की इज्जत इन लोगों की नजर में और ज्यादा बढ़ गई। कुछ लोगों को उस बूढ़े आदमी की बात सुनकर गुस्सा आ रहा था और वो उस मोटे आदमी को पीटने के लिए आगे बढ़ने लगे, लेकिन इतने में लकी ने उन्हें रोका और सीधा उस आदमी की कॉलर पकड़ते हुए पूछा, चल अब सच सच बता, तुझे यहाँ किसने भेजा है? लकी का यह सवाल सुनते ही वो आदमी लड़खड़ा गया। उसके पैर कांपने लगे। उसने थरथराते हुए होठों से लकी से पूछा, तुम क्या कह रहे हो? मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैं क्या कह रहा हूँ तुझे समझ नहीं आ रहा है? लकी ने पूछा और फिर अपनी जेब से ब्लेड का एक टुकड़ा निकाल लिया। उसने वो टुकड़ा उसके गाल पर रख दिया और पूछा, तुझे मेरी बात समझ में नहीं आई हो तो फिर से समझाऊं क्या? लकी ने कहा और उसके गाल को हल्का सा रेत दिया। उसमें से खून के कतरे उसकी कॉलर पर गिरने लगे। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई और वो पूरी तरीके से सहम गया। उसके आसपास जो लोग खड़े थे उनके भी दांत किटकिटाने लगे थे। उधर उस मोटे आदमी के गाल में से खून बहा जा रहा था, लेकिन इससे पहले कि वो कोई जवाब दे पाता, अचानक से वहां 10 और लोग नीचे गिर गए। उन सभी लोगों को किसी ने जहर दिया था। लकी ने जैसे ही ये देखा तो वो हैरान हो गया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा था। लकी जी, ये सब, सुहासिनी ने कहा, जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ। इतने में लकी ने चिल्लाते हुए कहा। लकी घबराया नहीं था, लेकिन फिर भी उसे ये सब अजीब लग रहा था। ये अजीब तरह का जहर उन लोगों को दिया गया था। अब अगर उनमें से कोई भी मारा जाता तो पुलिस वाले कॉटेज पर आते और सारे सवाल जवाब उसी से किए जाते। हालांकि लकी को किसी भी चीज का डर नहीं था, लेकिन अगर उसकी चेकिंग हो जाती तो इसका कॉटेज की रेपुटेशन पर बुरा असर हो सकता था। वो लोगों के मन में अपने लिए किसी तरह का शक पैदा होने नहीं देना चाहता था। इसलिए लकी ने सीधा एम्बुलेंस बुलाई और उन सभी लोगों को बाकी लोगों की मदद से बाहर निकलवाने का काम करने लगा। जब लकी ने उन्हें बाहर निकाला तो उसे एहसास हुआ कि बिजनेस करने में और किसी से लड़ने में जमीन आसमान का फर्क था। वहां तो वो लोगों को एक मुक्के में नीचे गिरा सकता था, लेकिन एक डॉक्टर होने के नाते वो किसी से लड़ नहीं सकता था या बिना सोचे वो कोई भी काम नहीं कर सकता था। इसलिए लकी ने सीधा गुरी को बुलाया और उसे सारी चीजें समझा दी। आधे घंटे में गुरी लकी के पास कॉटेज आ गया था। लकी भाई, मैंने इस बूढ़े के बारे में सारी जानकारी निकलवा ली है। इसका नाम धनराज लाल है। इससे पहले से ही कैंसर, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और किडनी की बीमारी थी। इसका शरीर ज्यादा से ज्यादा 15 दिन और निकाल सकता था। मैंने दूसरे हॉस्पिटल से इसकी मेडिकल रिपोर्ट भी निकलवाई है, लेकिन इसकी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। ये तो बस पैसे ले रहा है। मुझे ये खबर मिली है कि एक आदमी ने इसके बेटे के खाते में पहले ही 2 लाख रुपए डाल दिए थे। वो जो इसका बेटा बनकर आया था उसका नाम रमाशंकर है। ये वही मोटा आदमी है जो यहाँ आकर हंगामा कर रहा था। लेकिन इस धनराज के पीछे भी एक आदमी है। आपको पता है वो कौन है? गुरी ने लकी की टेबल पर उस आदमी की रिपोर्ट फेंकते हुए कहा। लकी ने नाम में अपना सिर हिलाया और बोला, नहीं, मेरे तो बहुत सारे दुश्मन हैं। ऐसे में ये किसने किया इसका मुझे कोई अंदाजा नहीं है। गुरी ने लकी को पैनी नजरों से देखा और बोला, मैं अभी वैसे तो पता कर रहा हूँ, लेकिन मेरी अभी तक की इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से ये वो प्रताप हाड़ा है और उसके साथी हैं जिन्होंने ये काम किया है। हो सकता है कि हाड़ा परिवार आपके दुश्मनों को फिर से इकट्ठा कर रहा है। लकी ने जैसे ही ये खबर सुनी तो हैरान हो गया कि हाड़ा परिवार फिर से उसके पीछे पड़ गया था, लेकिन लकी को उसकी चिंता नहीं थी। वो उनसे आराम से निपट सकता था। इधर गुरी ने मुस्कुराते हुए कहा, आपने उन लोगों को बहुत अंदर तक ऑफेंड कर दिया है सर। अगर आप पटना में मार्शल आर्ट्स का स्कूल खोलते तो वो लोग आपके सामने आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं करते, लेकिन आप तो यहाँ हॉस्पिटल खोलकर बैठ गए और बढ़िया बिजनेस कर रहे हैं। ऐसे में वो लोग चुप नहीं रहने वाले। ये धनराज, रमाशंकर, ये सब यहीं के लोकल गुंडे हैं सर, और छोटे मोटे अपराधों में लगे रहते हैं। इन लोगों का काम ही खाना पीना और पैसे धुएं मुड़ाना है। ये लोग बहुत ज्यादा कर्जे में हैं और बस इसी बात का हाड़ा परिवार ने फायदा उठाया होगा। वो आपको किसी भी तरह फंसा कर ही दम लेंगे सर। गुरी लकी के सामने बैठ गया। लकी ध्यान से उसकी बातें सुन रहा था। इतने में जैसे ही वहां एक पेशेंट आया तो गुरी ने अपनी बात रोक दी। लकी ने उस पेशेंट को देखा और फिर उसे रवाना कर दिया। इसके बाद गुरी ने फिर से कहा,
लकी भाई, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारे पास में एक बड़ा फोर्स है जो हाड़ा परिवार जैसे छोटे मोटे परिवारों को तो आराम से खत्म कर सकता है। ये लोग अभी इस चीज को समझ नहीं रहे। मैं तो कहता हूँ कि सीधे इनके घर चलते हैं और ठोक देते हैं, उसके बाद सारी चिंता ही खत्म। ये प्रताप हाड़ा अपने आप को बहुत बड़ा आदमी समझ रहा है। इसने ये सब करके बहुत गलत कर दिया है, लेकिन इससे एक बात समझ आ रही है कि वो इस वक्त गुस्से से बौखलाया हुआ है। लेकिन कोई चिंता नहीं, मैं उन्हें कभी भी खत्म कर सकता हूँ, लकी ने कहा। हालांकि वो ऐसा कुछ करना नहीं चाहता था, वो किसी के साथ मारपीट नहीं करना चाहता था, पर फिर भी अगर उसे कोई छेड़ता तो वो उसे छोड़ने वाला भी नहीं था। हमें इस केस को इतने हल्के में नहीं लेना चाहिए। भले ही हाड़ा परिवार की ताकत कम हो गई हो, लेकिन अभी भी उसका बिहार में अच्छा सिक्का चलता है, लकी भाई, गुरी ने कहा। अब आगे क्या होने वाला था? क्या सच में लकी उसे हल्के में ले रहा था? क्या हाड़ा परिवार लकी का कुछ बिगाड़ पाएगा? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा सिर्फ पॉकेट एफएम पर। लकी ने उस मोटे आदमी और उस बूढ़े की सारी पोल खोल दी थी। वो समझ गया था कि ये लोग बदमाश थे और लकी के साथ जालसाजी कर रहे थे, लेकिन इससे पहले कि वो उस मोटे आदमी के मुंह से कुछ निकलवा पाता, इतने में वहां और ढेर सारे लोग बेहोश हो गए। लकी ने तुरंत उन्हें हॉस्पिटल भिजवाने का इंतजाम किया और फिर गुरी को बुला लिया। जब गुरी ने बताया कि इसके पीछे हाड़ा परिवार का हाथ था, तो लकी हैरान हो गया। वो लोग इस हद तक उतर आए थे, उसे यकीन नहीं हो रहा था। इधर गुरी को लग रहा था कि लकी उन्हें हल्के में ले रहा था। लकी भाई, हम चाहे कितने भी पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन हम आमने सामने उन लोगों का मुकाबला नहीं कर सकते। लोकल में अभी भी उनका बहुत बड़ा बोलबाला है, और वो आमने सामने की लड़ाई में हम लोगों के लिए भारी हो जाएंगे। ऐसे में मुझे लगता है कि इंतजार करने के बजाय हमें भी उनके ऊपर पीछे से उसी तरह से हमला करना चाहिए जिस तरह से उन्होंने हमारे ऊपर किया है। जब लकी ने गुरी को घबराते हुए देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो बस उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। गुरी ने उसे समझाने के लिए फिर से कहा, लकी भाई, आपको तो इस सब में बीच में आने की जरूरत भी नहीं है, हम खुद ही इस काम को निपटा देंगे। तुम निपटा लोगे? लकी ने पूछा। ये सुनते ही गुरी हिचकिचा गया। उसे लग रहा था कि लकी उसके ऊपर शक कर रहा था। तुम सुई लेकर तलवार से लड़ाई नहीं कर सकते। अगर तुम उससे लड़ने जाओगे ना तो वो तुम्हारी हालत खराब कर देगा। और वैसे भी मामला सिर्फ किसी को पीट देने या फिर किसी की जान लेने भर का नहीं है, मामला उससे भी बड़ा है। जब तक हमें ठीक से ये नहीं पता चल जाता कि ये काम किसने किया है और हाड़ा परिवार का इसमें क्या जुड़ाव था, तब तक हमें शांत रहना चाहिए। अगर एक बार पता चल जाए तो हम लड़ेंगे, और ऐसे लड़ेंगे कि उन्हें लड़ने लायक नहीं छोड़ेंगे। अगर पता नहीं चलता तो हम उन्हें छेड़ेंगे भी नहीं। लकी भाई, आप ये सब क्या कह रहे हैं? मुझे तो समझ नहीं आ रहा, गुरी ने कहा। वो लकी को बहुत पसंद करता था और उसी की तरह लड़ना चाहता था। वो लकी की तरह ही दुश्मनों को जड़ से खत्म कर देना चाहता था, लेकिन उसे पता नहीं था कि लकी के यहाँ तक पहुंचने का क्या सफर था। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि अभी तुम्हें दुनियादारी सीखने की जरूरत है। अगर तुम्हें लड़ना है तो तब मैदान में उतरना जब तक अंदर से आवाज ना आए कि तुम जीत सकते हो, और मेहनत करो, तैयारी करो, और फिर किसी से लड़ने की बात करो, लकी ने कहा। इसके बाद लकी अपनी जगह से उठा और कॉटेज में बने एक कमरे में चला गया। गुरी ने अभी तक अपनी बात पूरी नहीं की थी, लेकिन लकी उससे पहले ही अंदर चला गया था। मैं लड़ सकता हूँ लकी भाई, मैं। इससे पहले कि गुरी अपनी बात खत्म करने के लिए जाते हुए लकी का हाथ पकड़ पाता, लकी पीछे की तरफ घूमा और उसकी गर्दन पकड़ ली। वो लकी की तरफ से इस हमले के लिए जरा भी तैयार नहीं था। उधर लकी ने उसका गला इतनी जोर से दबाया हुआ था कि उसे सांस लेते भी नहीं बन रहा था। उसके माथे पर पसीने आने लगे। तुम्हें याद है ना ये दाव कौन सा है? नहीं ना, लेकिन मुझे याद है कि तुम मुझे पीछे से पकड़ने आने वाले हो, इसलिए कह रहा हूँ कि अभी तुम्हें और मेहनत करने की जरूरत है, लकी ने कहा, और फिर उसकी गर्दन छोड़ दी। वो मुस्कुराने लगा। गुरी, जो अभी तक घबराया हुआ था, अब उसके चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। लकी सच में लकी ही था। उसका कोई आसानी से मुकाबला नहीं कर सकता था। अगर तुम कुछ सीखना चाहते हो तो मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ, लेकिन उससे पहले तुम्हें अपना ये गुस्सा अपनी नाक से उतार कर नीचे रखना होगा, लकी ने कहा। इतने में वहां भबकता हुआ सोनू भी आ गया। सोनू भी इस मामले की जांच में लगा हुआ था। लकी भाई, मैंने सब पता कर लिया है। प्रताप हाड़ा इस वक्त हिल्टन होटल में बैठा है, चलकर खत्म कर देते हैं इस साले को, सोनू ने हाफते हुए कहा। लकी और गुरी कुछ देर के लिए बस उसे देखते रहे और फिर आखिर में वो हंसने लगे। सोनू को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो दोनों हंस क्यों रहे थे। मैं अभी इसे कुछ सिखा रहा था, तुझे भी वही सीखने की जरूरत है। लड़ना लड़ना तो होता रहेगा, जान बचाने से बड़ा कोई धर्म नहीं है, लकी ने कहा और सोनू की तरफ देखने लगा। सोनू को अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कह रहा था। इतने में गुरी ने उसे सारा मामला समझाया। सोनू को भी हंसी आ गई।
और आखिर में वो भी सीखने के लिए तैयार हो गया। लकी उन्हें वही दाव सिखाने की कोशिश कर रहा था जो भी लकी ने गुरी के ऊपर इस्तेमाल की थी। उसने उन्हें वो 10 बार सिखाने की कोशिश की, लेकिन वो एक बार भी नहीं सीख पाए। और तुम दोनों प्रताप हाड़ा से लड़ने जा रहे हो? लकी ने हंसते हुए कहा। उसे लग रहा था कि वो दोनों बेवकूफों से समझदारी की बातें कर रहा था, लेकिन वो दोनों ही हार मानने को तैयार नहीं थे, और जब तक वो सीख नहीं जाते तब तक यहाँ से उठने नहीं वाले थे। लकी भाई, हमें सीखना है, सच में एक बार और ट्राई करते हैं, सोनू ने कहा और फिर से पोजीशन लेकर खड़ा हो गया। लकी उन्हें फिर से सिखाने के लिए तैयार हो गया। थोड़ी देर की प्रैक्टिस में ही सोनू और गुरी को समझ आ गया था कि जो लकी मैदान में आसानी से कर लेता था, उसे करने में कितनी मेहनत लगती थी। सोनू तो उसके पैरों में गिरने को भी राजी हो गया था। लकी भाई, बुरा ना मानो तो मैं एक बात पूछूं, क्या मैं आपको लकी सर बुला सकता हूँ? सोनू ने अपने माथे से पसीना पोंछते हुए कहा। इसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले जो काम कर रहे हैं उस पर ध्यान देने की कोशिश करो, लकी ने मुस्कुराते हुए कहा। हालांकि लकी ने इस चीज के लिए मना नहीं किया था। उधर सोनू भी लकी को अपना गुरु बनाकर खुश हो गया था। कुछ देर की प्रैक्टिस के बाद में वो दोनों ये तय करके वहां से निकल गए कि अब वो लोग हर रोज यहाँ कुछ देर के लिए प्रैक्टिस करने आने वाले थे। उनके जाने के बाद लकी भी ताजी हवा खाने के लिए हॉस्पिटल से बाहर आ गया, लेकिन जब वो जा रहा था तो उसने सोनू और गुरी को हॉस्पिटल का ध्यान रखने के लिए कुछ लोगों को भेज देने को कहा था। पूनम के साथ सुबह जो हुआ था उसके बाद उसे हॉस्पिटल में अकेला छोड़कर नहीं जा सकता था। अगर सुहासिनी नहीं होती वहां तो शायद उसकी जान भी चली जा सकती थी। लकी जब बाहर टहल रहा था तो उसे कॉटेज की काफी चिंता हो रही थी। उसे लग रहा था कि जितना आसान वो इस काम को समझ रहा था उतना आसान ये काम था नहीं। एक तो यहाँ के लोकल गुंडों ने पहले ही उसे परेशान करना शुरू कर दिया था, और उसके बाद में जोग्याल परिवार भी उसके पीछे पड़ा हुआ था। अगर कल को शालिनी दवाई का काम शुरू करती तो जोग्याल परिवार उसे परेशान करने के लिए वहां भी आ सकता था। आखिर में जब लकी इन सब चीजों के बारे में सोच सोच कर थक गया तो उसे लगा कि उसे पिंक पर्ल सोसाइटी में हो आना चाहिए था। वो बहुत दिन से वहां गया नहीं था, और वहां क्या हो रहा था उसे इस बात का कोई अंदाजा भी नहीं था। उसे पिंक पर्ल की बहुत चिंता हो रही थी, और उससे भी ज्यादा उसे राधिका की चिंता खाई जा रही थी। उसे लग रहा था कि इतने सारे कामों में राधिका उलझ गई होगी, और हो सकता था कि वो लकी को इतने दिन ऑफिस न आने की वजह से फटकार भी लगा दे। लेकिन जैसे ही लकी ऑफिस पहुंचा तो उसकी आंखें तो खुली की खुली रह गई। उसने देखा ऑफिस की पूरी तरीके से काया पलट हो चुकी थी। पहले वहां बहुत सारी जगह में बहुत कम लोग नजर आते थे, लेकिन आज वहां पर काफी सारे लोग नजर आ रहे थे। लकी को समझ नहीं आ रहा था कि इतने सारे लोग आखिर आए कहां से थे। ये जो कॉर्नर वाला विला है, इसका क्या प्राइस है? एक आदमी ने डेस्क पर सवाल किया। उस आदमी के खड़े होने से और बात करने के तरीके से वो काफी अकड़ू नजर आ रहा था। लकी ने उस आदमी को देखा और उसे हंसी आ गई। अभी तो सोनू और गुरी उसके कॉटेज पर यह खबर लेकर आए थे कि हाड़ा परिवार के लोगों ने उसके खिलाफ ये सब जालसाजी की थी, और अब लकी ने देखा कि प्रताप हाड़ा डेस्क पर खड़ा होकर उसकी सोसाइटी में विला की प्राइस पूछ रहा था। पृथ्वीराज और शमशीर ने जब से लकी की सोसाइटी में घर खरीदा था तब से सोसाइटी का नाम होने लगा था, और अब एसोसिएशन से जुड़े हुए लोग और पटना के बड़े बड़े लोग भी वहां पर मकान खरीदने आने लगे थे। सर, रेट्स तो 10 करोड़ से शुरू होते हैं, लेकिन इस वक्त हमारे यहाँ पर 50% का डिस्काउंट चल रहा है, लकी ने सेल्समैन से कहा। प्रताप ने जैसे ही इतने पैसे सुने तो वो हैरान हो गया। इतने रेट तो पटना के पॉश इलाके में भी नहीं था जितनी यहाँ की थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये जगह इतनी महंगी कैसी हो सकती थी। यानी 5 करोड़ का विला? तुम्हारे बॉस का दिमाग खराब है क्या? ये किस तरह की लूटमार मचा रखी है तुम लोगों ने? प्रताप के साथ में खड़े हुए एक आदमी ने कहा। उसे देखकर लग रहा था कि वो प्रताप का गुर्गा था और उसके सपोर्ट से उछल रहा था। सर प्लीज हमारे बॉस के बारे में कोई कमेंट मत कीजिए। हम लोग यहाँ किसी को लूटने के लिए नहीं बैठे हैं, बस बिजनेस कर रहे हैं। अगर आप लोगों को लगता है कि हमारे रेट्स बहुत ज्यादा हैं तो आप मत लीजिए। इतने में रिसेप्शन पर खड़ी एक लड़की सामने आई और उसने अपनी कंपनी को डिफेंड करते हुए कहा। वो लकी के बारे में कुछ भी नहीं सुन सकती थी। ये सुनते ही प्रताप और उसके साथ वाले आदमी चुप हो गए। वो तो यहाँ कोई सस्ता सा मकान खरीदने आए थे, लेकिन पैसे सुनकर ही उनके होश उड़ गए। उन्हें लग रहा था कि उनकी सारी उम्मीदें टूट गई। इतने में प्रताप की नजर लकी पर पड़ी और उसने कहा, अरे तुम! अचानक से उसके चेहरे और उनकी आंखों का रंग बदल गया और वो लोग गुस्से से लकी की तरफ देख रहे थे। भले ही लकी बहुत बड़ा आदमी हो गया था, लेकिन इतना जवान आदमी उन सबको पीछे छोड़कर इतना आगे आ गया था तो उन्हें इस बात की भारी जलन हो रही थी। तुम क्या यहाँ मकान खरीदने आए हो? मालूम भी है यहाँ पर रेट्स क्या है? एक विला भी यहाँ पर 5 करोड़ रुपए का है। क्या तुम खरीद पाओगे? इतना पैसा है तुम्हारे पास? जैसे ही प्रताप ने ये कहा तो वहां खड़े हुए सब लोग उसे ऊपर से नीचे तक देखने लगे। उसे मालूम नहीं था कि वो किससे बात कर रहा था। प्रताप की बात सुनते ही सब लोग उसके ऊपर हंसने लगे। प्रताप को लग रहा था कि वो सब लकी के ऊपर हंस रहे थे। भाई यहाँ तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। इस जगह पर तुम एक कमरा भी नहीं खरीद पाओगे।
जब हम जैसे लोगों को सोचना पड़ रहा है तो तुम जैसे लोगों की तो हालत ही खराब हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पर मकान इतने महंगे हैं? लकी ने मुस्कुराते हुए पूछा। क्या महंगे? अबे बहुत महंगे हैं, इतने महंगे कि तुझे बाहर से ही वापस चले जाना चाहिए था। प्रताप ने फिर से हंसते हुए कहा, लेकिन लकी ने अपने कंधे उचकाते हुए कहा, वैसे इतना भी महंगा नहीं है। क्या क्या क्या? दिमाग तो ठीक है ना तुम्हारा? ये एसोसिएशन के प्रेसिडेंट पद से हटने के बाद में तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? प्रताप ने पूछा। उसे मालूम नहीं था कि गुलफाम ने लकी को किस पद पर बैठा दिया था। ना ही उसे इस बात की खबर लग पाई थी कि उसने करतार सिंह को उस दिन हरा दिया था। उस खबर को उन लोगों ने ऐसे दबा कर रखा हुआ था कि किसी को भी बाहर इस बारे में कोई अंदाजा नहीं लग रहा था। इसलिए प्रताप अभी तक उस गलतफहमी में जी रहा था और लकी को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा था। ऐसा नहीं लग रहा कि ये बुढ़ा कुछ ज्यादा ही बोल रहा है? इतने में शमशीर ने कहा, कोई लकी के बारे में इस तरह की बात करे उसे ये अच्छा नहीं लग रहा था। प्रताप सच में लकी से बदतमीजी कर रहा था। क्या कहा? बुढ़ा? जरा तमीज से बात करो। प्रताप ने शमशीर को घूरते हुए कहा, लेकिन शमशीर को उसकी आंखों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने तो बस लकी को देखा और बोला, नमस्ते बॉस। अब आगे क्या होने वाला था? क्या होगा जब प्रताप को पता चलेगा कि लकी ही वहां का बॉस था? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलियनियर सिर्फ पॉकेट एफ एम्पायर। गुरी हाड़ा परिवार के खिलाफ गुस्से में उबला जा रहा था। सोनू को भी बहुत गुस्सा आ रहा था और वो दोनों ही हाड़ा परिवार को सबक सिखाने के लिए बेचैन हुए जा रहे थे। लेकिन लकी को पता था कि वो इस चीज के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए उसने उन्हें लड़ना सिखाना शुरू कर दिया था। इसके बाद लकी पिंक पर्ल सोसाइटी में आ गया। जैसे ही वो ऑफिस पहुंचा तो उसने देखा कि प्रताप वहां घर खरीदने के लिए खड़ा था। उसने लकी को देखते ही उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। इतने में शमशीर ने लकी की तरफ देखा और कहा, नमस्ते बॉस। क्या? जैसे ही प्रताप ने उसके मुंह से लकी के लिए शब्द सुने तो उसे ऐसा लगा जैसे उसने कुछ गलत सुन लिया था। उसे लग रहा था कि उसके अलावा वहां पर जितने भी लोग खड़े हुए थे उन सभी को किसी तरह की गलत फहमी हो गई थी। क्या कहा तुमने इसे? हाँ? प्रताप ने शमशीर की तरफ देखते हुए पूछा। बॉस, लकी भाई हमारे बॉस है, यहाँ के सारे विला लकी भाई के हैं। शमशीर ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, ये तुम्हारा बॉस है? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? ये आदमी तुम्हारा बॉस कैसे हो सकता है? प्रताप को लग रहा था कि उसकी बदतमीजी की वजह से अब इन लोगों ने उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया था। ये सब क्या बकवास हो रहा था उसे समझ नहीं आ रहा था, लेकिन बाकी लोग प्रताप के ऊपर हंसे जा रहे थे। प्लीज आप सब लोग ना अपनी आंखें धोकर आओ पहले, तब पता चलेगा कि ये आदमी कौन है। अरे भाई साहब, आंखें आपको धोने की जरूरत है और साथ ही अपने कानों का इलाज करवाने की भी जरूरत है, समझे क्या? शमशीर ने कहा। अब उससे और ज्यादा नहीं सुना जा रहा था। भले ही वो उसका मेहमान था, लेकिन उसके सहने की भी एक सीमा थी। लेकिन उसकी इतने कड़े शब्दों में कही गई बात पर भी प्रताप को विश्वास नहीं हो रहा था। वो अभी तो लकी पर हंस रहा था, लेकिन अब उसके सारे दांत मुंह के अंदर से पेट में जा गिरे थे। मुझे लगता है या तो आप सब बेवकूफ हैं या फिर ये आदमी आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। इसकी बातों में मत आना, ये बहुत बड़ा बद। इससे पहले कि प्रताप लकी के बारे में आगे कुछ कह पाता, शमशीर ने दराज में से एक कागज निकाला और सीधा प्रताप के सामने लगी हुई टेबल पर पटक दिया। वो कॉन्ट्रैक्ट्स के पेपर थे। प्रताप चुप हो गया और ध्यान से उन पेपर्स को देखने लगा। अब उसके चेहरे का रंग पूरी तरीके से बदल गया था। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी और एक पल के लिए जैसे उसके दिल की धड़कन ही बंद हो गई थी। उसके साथ में जो लोग खड़े हुए थे उन्हें भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। अब लकी ने हंसना शुरू कर दिया और कहा, क्या हुआ प्रताप हाड़ा, तुम मुझसे कह रहे थे ना कि मैं यहाँ घर नहीं खरीद सकता हूँ। ये पेपर्स देख, अच्छे से देख, यहाँ के सारे घर ना मेरे ही है। अब बोल, तू इनमें से ना कौन सा घर खरीदने वाला है? बोल, चल तू जिस भी घर पे हाथ रखेगा ना, मैं तुझे वो देने के लिए तैयार हूँ। बता तुझे अब कौन सा चाहिए। लकी ने कहा और मुस्कुराने लगा। क्या ये सब घर तुम्हारे हैं? प्रताप को अब कुछ होश आने लगा था, लेकिन उसके बाद उसने जो सवाल किया उससे ये साबित हो गया था कि वो कितना बड़ा बेवकूफ था। हाँ, सारे घर मेरे हैं,
और अगर तुझे यहाँ पर घर खरीदना है तो 5,000 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। अगर तेरे पास में इतना पैसा नहीं है तो हमारा टाइम चल मत खराब कर और निकल यहाँ से। लकी ने गुर्राते हुए कहा। उसकी बात करने का सुर पूरी तरीके से बदल चुका था। वो ऐसे आदमी से बहस करके अपना टाइम जरा भी खराब नहीं करना चाहता था। प्रताप सच में एक पागल आदमी था और सारा स्टाफ उससे नाराज हो गया था। लेकिन लकी की बात सुनकर उसे भी गुस्सा आ गया और वो अब लकी को सबक सिखाना चाहता था। वो लकी के ऊपर हमला करने के लिए तेजी से आगे बढ़ा, लेकिन लकी उससे भी ज्यादा तेज था। इससे पहले कि वो अपना हाथ हिला भी पाता, लकी ने उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ लगा दिया। तुमने तुमने मुझे मारा? तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? प्रताप ने कहा। साले साले हराम! प्रताप जब भी कुछ कहता तो लकी उसका जवाब अपने हाथ से देता। उससे प्रताप का कोई खौफ नहीं था। वो जानता था कि प्रताप उसके सामने धूल बराबर था। लकी के हाथ से इतने करारे करारे थप्पड़ खाने के बाद में प्रताप हताशा के गर्त में जा गिरा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जब वो खुद इतना बड़ा मार्शल आर्ट एक्सपर्ट था तो फिर वो लकी के सामने खड़ा क्यों नहीं हो पा रहा था। क्यों लकी हर बार उसका गाल लाल कर जाता था। लेकिन जो भी हो, तब उसने ठान लिया था कि ये आखिरी बार था। वो अब लकी से मार नहीं खाने वाला था, लेकिन लकी के लिए ये आखिरी बार नहीं था। वो फिर से गुर्राते हुए उसे मारने के लिए आगे आ रहा था। लेकिन इस बार प्रताप ने उस तरह से बर्ताव नहीं किया था जैसा उसने पहले किया था। इसलिए उसने लकी के आगे आने से पहले ही अपना सिर नीचे झुका लिया और पीछे खड़ा हो गया। वो जानता था कि इस वक्त हवा लकी की दिशा में चल रही थी। यहाँ पर जितने भी लोग खड़े हुए थे वो सभी लकी को पसंद करने वाले थे। ऐसे में अगर वो लकी से लड़ने के लिए जाता तो शायद चीजें उसके लिए भारी हो सकती थी। वो अपनी इज्जत को और मिट्टी में नहीं मिलने देना चाहता था। लकी, मैं तो तुझे बाद में देख लूंगा, प्रताप ने अपनी आंखों को जरा सा ऊपर उठाते हुए कहा। लकी ने उसकी इस बात के जवाब में फिर से उसके गाल को लाल कर दिया। अब की बार लकी की उंगलियां उसके गाल के साथ साथ उसके कानों पर भी छप गई थी। ये जमीन मेरी है। मैं अपनी जमीन से बहुत प्यार करता हूँ और मैं नहीं चाहता हूँ कि तेरे गंदे खून की एक बूंद भी मेरी जमीन पर गिरे। इसलिए इससे पहले कि मुझे और गुस्सा आए, चला जा यहां से। लकी ने उसे घूरते हुए कहा। उसे किसी बात का डर नहीं था। उसकी नजर में तो प्रताप किसी कुत्ते से बढ़कर नहीं था। वह प्रताप के पास में जब कोई चारा बचा नहीं तो वहां से वो बाहर आ गया। उसके साथ में जो लोग आए थे वो भी बाहर आ गए। लकी के बारे में बात करने लगे। हर किसी की आंखों में लकी के लिए डर और आश्चर्य साफ नजर आ रहा था। इन थप्पड़ों का नतीजा ये हुआ कि सिर्फ आधे घंटे में प्रताप के साथ जो हुआ वो पूरे पटना में फैल गया। सब लोगों को इस चीज की खबर लग गई थी और पूरे पटना को यह भी समझ आ गया था कि पिंक बॉल के मालिक के साथ में पंगा नहीं लेना है। भले ही लकी ने प्रताप को भगाकर अपना एक कस्टमर खो दिया था, लेकिन उससे उसकी कंपनी को कोई नुकसान नहीं हुआ, उल्टा फायदा हुआ। आसान शब्दों में कहें तो पिंक बॉल की मुफ्त में ही पब्लिसिटी हो गई। सोसाइटी की फेम एक रात में इतनी बढ़ गई जितनी गोविल अपने पूरे कैंपेन से नहीं बढ़ा सकता था। सारे बड़े लोग अब उसी के बारे में बात कर रहे थे। इधर लकी ने भी अपने ऑफिस का सारा काम निपटाया और फिर से कॉटेज में आ गया। कॉटेज में चले जाने के बाद उसने सबसे जरूरी 4 चीजों को पूरा कर लिया। सबसे पहले तो उसने पूनम की सेफ्टी के लिए कुछ चीजों का इंतजाम कर दिया। उसने उसके दराज में कुछ एक चाकू और पेपर स्प्रे रखवा दिया ताकि कोई आगे भी उससे किसी तरह की बदतमीजी करे तो वो उसे जवाब दे सके। इसके अलावा उसने रीना, शीना, मीना और टीना को आश्रम से वापस बुलाने का फैसला कर लिया। वहां पर पेशेंट को मैनेज करने से लेकर कॉटेज की सेफ्टी का सारा काम वो अब उन चारों के हाथों में देने वाला था। लेकिन अभी वहां से नानी ने उन चारों को कुछ दिनों के लिए भेजने से मना कर दिया। उनके चले जाने के बाद में आश्रम संभालने के लिए कोई नहीं रह जाने वाला था। ऐसे में पहले उन चारों को अपना ऑप्शन खड़ा करना जरूरी था, उसके बाद ही वो लोग वहां से निकल सकते थे। तीसरी चीज जो लकी ने की वो ये कि उसने आश्रम से वैद्य जी को बोलकर सबसे अच्छी दवाई मंगवा ली। आश्रम के अलावा वो पूरे हिंदुस्तान से सबसे अच्छी दवाई मंगवा रहा था। और चौथी चीज ये थी कि लकी ने अपनी जगह पर वहां दूसरे डॉक्टर्स को बुलाने के बारे में सोच लिया था। वो इतने सारे कामों में उलझा हुआ था कि हर चीज पर खुद से ध्यान नहीं दे सकता था। साथ ही वो ये भी जानता था कि बाहर से आने वाले डॉक्टर्स यहाँ सेवा करने के लिए नहीं बल्कि पैसों के लालच में आने वाले थे।
ऐसे में लकी ने सोचा कि एसोसिएशन में उसके साथ जो लोग थे वो उन्हें तैयार करने वाला था। इसके लिए उन्हें पहले कुछ महीने वैद्य जी से आश्रम जाकर काम सीखना पड़ता और उसके बाद में वो लोग हॉस्पिटल के काम करने के लिए आ सकते थे। जब उसने एसोसिएशन के जवान लोगों के सामने ये बात रखी तो सभी लोग काफी खुश हो गए और उसके साथ काम करने को तैयार भी हो गए। कुछ दिनों बाद में वहां आश्रम से वो 4 लड़कियां भी पहुंच चुकी थी। लकी से मिले उन्हें काफी वक्त हो गया था और जब उन्हें पता चला कि इस बार लकी खुद उन्हें आगे से बुला रहा था तो ऐसे में वो अपने आप को रोक नहीं पा रही थी। उन्होंने सिर्फ कुछ ही दिनों में अपनी जगह 4 नई लड़कियों को तैयार कर दिया और भागी भागी लकी के कॉटेज में आ गई। लक्ष्मण जी! जैसे ही उन चारों ने लकी को देखा तो वो खुशी के मारे पागल हो गई। उस वक्त लकी कुछ मरीजों को देख रहा था। जैसे ही उसने उन चारों की आवाज सुनी तो पहले तो ठंडी नजरों से ऊपर की तरफ देखा और फिर उन्हें चुप रहने के लिए इशारा कर दिया। लकी को ऐसे देखकर उन्हें एक बार को हैरानी हो गई। वो इतने दिनों के बाद लकी से मिल रही थी और लकी को इस चीज की खुशी नहीं हो रही थी। फिर उन चारों ने पहले एक दूसरे की तरफ देखा और फिर लकी की तरफ देखने लगी। लकी का ध्यान अभी भी पेशेंट के घाव पर ही था। इतने में वो चारों भागी और सीधा लकी से गले लग गई। लकी इस चीज के लिए तैयार नहीं था और उसके हाथ से सुई नीचे गिर गई। थोड़ा हंस दीजिए ना लक्ष्मण जी, थोड़ा सा, बस थोड़ा सा। ओ लक्ष्मण जी सुनिए ना। अब चारों ने बारी बारी से कहा। जब वहां पेशेंट ने उन लड़कियों की नादानी देखी तो वो खुद भी हंसने लगा। अब लकी के पास में भी कोई हंसने के अलावा चारा नहीं बचा और वो हंसने लगा। काम खत्म होने के बाद लकी उन चारों से अच्छे से मिला और आश्रम के हाल जानने लगा। जब उसे पता चला कि वो लोग इतनी जल्दी यहाँ आ गए तो लकी ने उन्हें कहा कि उन्हें बीच बीच में बारी बारी से आश्रम जाकर वहां का हाल भी देखना होगा। उन चारों को इसमें भी कोई दिक्कत नहीं थी और तुरंत ही उन चारों ने वहां काम संभालना शुरू कर दिया। पहले हॉस्पिटल में सिर्फ 3 ही लोग थे लेकिन अब वहां 1 दर्जन से भी ज्यादा लोग जमा हो गए थे और ऐसे में कॉटेज की रौनक भी बढ़ गई। मीना ने बीच में वक्त निकाला और लकी के कमरे में चली गई। वहां पर लकी के जितने भी गंदे कपड़े थे उसने उन सबको धो दिया और साथ में उसके कमरे की सफाई भी कर दी। कुछ दिनों में वहां पेशेंट्स का तांता लगने लगा। लोगों के बीच ये खबर आग की तरह फैल गई थी कि लकी ने एक मुर्दे को जिंदा कर दिया था और इसकी वजह से वहां ढेर सारे लोग आने लगे थे। लकी ने भी लोगों की सेवा की नजर से दवाओं के दाम आधे कर दिए। अब इस बात को सुनते ही सारे मरीज वैसे ही ठीक हो गए थे। कॉटेज में अब सब कुछ ठीक चलने लगा था। लकी ने सारी चीजों को बहुत आसान बना दिया था और इसलिए सब लोग लकी को दिल से थैंक यू भी बोल रहे थे। लेकिन एक दिन जब वहां हर रोज की तरह काम हो रहा था तब अचानक कॉटेज के दरवाजे के सामने बहुत सारी गाड़ियां तेज रफ्तार में आते हुए रुक गईं। जैसे ही वो गाड़ियां रुकी तो उसमें से कुछ आदमी और औरतें बाहर आने लगे। लकी ने जैसे उनमें से एक लड़की को देखा तो वो उसे पहचान गया। वो और कोई नहीं बल्कि ईशानी जोगियाल थी। अरे लकी ने इतनी जल्दी यहाँ से डॉक्टर साहब का साइन बोर्ड हटा दिया, ये तो क्राइम है। कम से कम तुम्हें डॉक्टर साहब का बोर्ड कुछ सालों तक तो लगा कर रखना ही चाहिए था। ईशानी ने अपना चश्मा उतारते हुए कहा। अब आगे क्या होने वाला था? आखिर क्यों आई थी ईशानी इतने सारे लोगों को यहाँ लेकर? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहे इंस्टा मिलियनेयर सिर्फ पॉकेट एफएम पर। लकी ने प्रताप के गालों को बुरी तरीके से लाल करके उसे वहां से भगा दिया। जब प्रताप वहां से बाहर निकला तो उसके साथ में यह खबर भी बाहर निकली कि पिंक पर्ल के मालिक से पंगा नहीं लेना चाहिए। यह खबर पूरे पटना में फैल गई। इधर लकी भी कॉटेज में वापस आया और उसने कुछ बड़े बदलाव करने शुरू कर दिए। उसके बदलावों की वजह से वहां और भी ज्यादा मरीज आने लग गए। एक दिन जब सब कुछ ठीक चल रहा था तो इतने में वहां कुछ गाड़ियां आकर रुकी। उनमें से ईशानी बाहर निकली और लकी से बात करने लगी। हाँ, ये लोग तो आगे से ऐसे दिखा रहे हैं जैसे लकी जी इलाज करते हैं, लेकिन पता नहीं पीछे किस डॉक्टर को बैठा रखा है। ईशानी के साथ में आए हुए लोगों ने लकी के ऊपर तंज कसते हुए कहा। उनकी नजर में लकी डॉक्टर नहीं था। ईशानी, तुम वापस मुझे 50 लाख रुपए कंपनसेशन के तौर पर देने आई हो या तुम फिर से वो काम करने आई हो जो तुम पहले नहीं कर पाई थी? लकी ने आगे आते हुए पूछा। यह सुनते ही ईशानी के चेहरे पर एक पल के लिए मुस्कान आ गई। उसे पहले ही उन लोगों से नफरत थी जो उसकी नाकामयाबी के बारे में बात करते थे और लकी से तो उसका और ज्यादा नफरत इसलिए भी हो गया था क्योंकि उसने ये सबके सामने कहा था। लकी,
अगर तुम मुझे इस तरह से चैलेंज करो तो मैं कैसे तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट कर पाऊंगी। अगर तुम्हें कोई हॉस्पिटल खोलना है तो उससे पहले तुम्हें मुझसे निपटना होगा। तुम्हें पता नहीं है कि पटना की पूरी मेडिकल इंडस्ट्री सिर्फ मेरे घर से चलती है। अगर किसी को इस इंडस्ट्री में काम करना हो तो उससे पहले मुझसे परमिशन लेनी पड़ती है। लेकिन तुमने तो मुझे एक फोन भी नहीं किया यार। अब भले ही तुमने मेरी जान बचाई हो, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि अपनी दुश्मनी खत्म हो गई है। हाँ, ईशानी ने कहा। लकी ने उसकी बात के जवाब में कुछ नहीं कहा था। वो बस शांति से उसकी बात सुनता जा रहा था। वो जानता था कि ईशानी को गुस्सा आ रहा था और वो चाहता था कि ईशानी अपना सारा गुस्सा निकाल ले ताकि उसकी बात को वो ध्यान से सुन सके। ये अच्छी बात है कि तुम्हें आसानी से हराया नहीं जा सकता, लेकिन ये सोचने की गलती मत करना कि तुम मेरे या फिर मेरे परिवार के साथ में किसी तरह का कोई पंगा ले सकते हो। बड़े से बड़ा आदमी मेडिकल में आने से पहले मेरे सामने सिर झुकाता है, लेकिन तुम्हारी जिद तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है लकी। मेरी जिद कभी खत्म नहीं होगी, ना होती है, लकी ने कहा और अपने हाथ बांध कर खड़ा हो गया। ईशानी को यह बात सुनकर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिर भी उसने अपने गुस्से पर काबू करते हुए कहा, ना 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 ना, इतना स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है। मैं तुम जैसे आदमी को अपने सिर पर चढ़कर नाचने नहीं दे सकती हूँ। लकी के कॉटेज को खत्म करने के लिए और उसे सबक सिखाने के लिए ईशानी और प्रताप ने मिलकर उस बूढ़े आदमी वाला खेल रचा था, लेकिन लकी ने बहुत आसानी से उन्हें उस खेल में चित कर दिया था। मैं तुमसे बात नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास बहुत सारा काम है और अभी मुझे तुमसे बात करने का मन नहीं हो रहा है, मेरा मूड ही नहीं है एक्चुअली। जैसे ही लकी ने ये कहा तो इतने में वो चारों लड़कियां आगे आ गई। सुना नहीं लक्ष्मण जी ने क्या कहा है, अब निकल जाओ यहां से, रीना ने आगे आते हुए कहा। निकल जाओ, बाकी तीनों ने भी कहा और लकी के आसपास आकर खड़ी हो गई। उन चारों को देखकर ईशानी मुस्कुराने लगी और फिर बोली, मैं अपने साथ तुम्हारा बुरा वक्त लेकर आई हूं, उसे तुम्हें दिए बिना तो मैं यहां से कैसे जा सकती हूँ। जैसे ही ईशानी ने यह कहा तो इतने में वहां चार और बड़ी बड़ी गाड़ियां आकर खड़ी हो गई। वो किसी मिनी बस से कम नहीं लग रही थी। जैसे ही बस का दरवाजा खुला तो उसमें से सफेद एप्रन पहने बहुत सारे डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ नीचे उतर आए और सबसे आखिर में वो 8 डॉक्टर्स भी नीचे उतर आए जो पहले इस कॉटेज में काम किया करते थे। भाई और बहनों, ये डॉक्टर अंसारी हैं। डॉक्टर अंसारी एक वक्त पर यहाँ के चीफ डॉक्टर हुआ करते थे और बाकी 7 डॉक्टर अंसारी जी के अंडर में यहाँ काम किया करते थे। लेकिन अब लकी जैसा आदमी पढ़े लिखे डॉक्टर्स को डॉक्टरी पर ज्ञान देने लगा तो उनसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ और इस जैसे अनपढ़ आदमी के अंडर में काम नहीं कर सकते थे ये। जब इस चीज के लिए उन्होंने लकी और पूनम को कैटेगराइज करना शुरू किया तो उन्हें यहां से बाहर कर दिया गया। ईशानी जितना जोर से हो सकती थी उतनी जोर से चिल्ला रही थी ताकि वहां खड़े हर एक आदमी तक उसकी आवाज पहुंच सके। वो आज लकी की इमेज खराब करके ही यहां से जाने वाली थी। उसने फिर से उसी आवाज में कहा, डॉक्टर अंसारी और उनके साथ के जितने भी डॉक्टर्स को आप यहाँ देख रहे हैं ना, ये सभी दिल के बहुत अच्छे हैं। ये सबसे पहले पेशेंट के हित के बारे में सोचते हैं और उसके बाद ही उसका इलाज शुरू करते हैं। समाज में बहुत से ऐसे लोग घूम रहे हैं जो अपने आप को डॉक्टर कह रहे हैं और लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, लेकिन डॉक्टर अंसारी और उनके साथ ही ऐसे ही लोगों से लड़ने की पूरी कोशिश में लगे हैं। ईशानी ने कहा। चिल्लाते चिल्लाते उसकी सांस फूलने लगी थी, फिर भी वो थकी नहीं थी। वो रुकना नहीं चाहती थी, इसलिए आगे बोली, आप लोगों की भलाई के लिए, आप लोगों को अच्छी से अच्छी सुविधा मिल सके, इसलिए डॉक्टर अंसारी और उनकी टीम ने अपना एक हॉस्पिटल खोला है। उसका नाम है जोगियाल हॉस्पिटल। उसका काम जोर शोर से चल रहा है और अगले 1 हफ्ते में इस कॉटेज के सामने वो बिल्डिंग जो आप देख रहे हैं वहां हॉस्पिटल तैयार हो जाएगा और आपको हेल्थ केयर से जुड़ी सारी सेवाएं मिलनी शुरू हो जाएंगी। इन 7 दिनों में भी डॉक्टर अंसारी और उनकी टीम मात्र 1 रुपए में पेशेंट देखने वाले हैं। हम लोगों ने तय किया है कि आज से हम सिर्फ 1 रुपए में पेशेंट देखेंगे। चाहे आपको बुखार हो, जुकाम हो, चोट लगी हो, दर्द हो रहा हो, कैंसर हो गया हो, हार्ट अटैक हो गया हो या फिर लकवा आपको क्यों ना मार गया हो, हर चीज का इलाज सिर्फ और सिर्फ 1 रुपए में होगा। सिर्फ 1 रुपए में। तो आप लोग सोच क्या रहे हो? अपना पैसा अपने बच्चों की पढ़ाई और माँ बाप के तीर्थ जाने के लिए बचाओ और 1 रुपए में इलाज करवाओ। ईशानी ने कहा। वो एक अमीर घर की लड़की थी और जब वो अपनी गाड़ी की बोनट पर खड़ी होकर इस तरह से चिल्ला रही थी तो खुद भी उसे अच्छा नहीं लग रहा था,
लेकिन वो जानती थी कि उसके भेजे हुए आदमी के कहने में और उसके कहने में जमीन आसमान का अंतर था। उसकी बात सीधा लोगों के दिलों में जाकर लगने वाली थी और यही वो चाहती थी। उसने लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए अच्छा दांव खेला था। उसकी आवाज धीरे धीरे सारे मरीजों तक पहुंचनी शुरू हो गई और वहां खड़े हुए सारे मरीज उसे ध्यान से सुन रहे थे। जैसे ही उन्होंने 1 रुपए में इलाज मिलने वाला था ये सुना तो उनके तो कान खड़े हो गए। अरे वाह, ये तो गजब की डील है भाई। 1 रुपए में डॉक्टर अंसारी से इलाज। अगर डॉक्टर लकी है तो डॉक्टर अंसारी भी तो डॉक्टर अंसारी है। उनसे इलाज करवाने में कोई बुराई नहीं है। लोगों ने दबी और खुली दोनों जुबानों में सौदे के बारे में बात करनी शुरू कर दी। वो सब इस डील को सुनकर उत्साहित हो गए और एक के बाद एक अंसारी की दिशा में आगे बढ़ने लगे। धीरे धीरे कॉटेज के सारे पेशेंट्स अंसारी और उसके साथ के डॉक्टर्स के आसपास मंडराने शुरू कर चुके थे। इधर ईशानी भी लकी की तरफ देखकर हंसी और बोली, लकी, मेरे होते हुए तो तुम यहाँ अपना हॉस्पिटल नहीं चला पाओगे। एक बार तुम्हारा हॉस्पिटल बंद हो गया उसके बाद मैं इनसे इलाज के लिए 1000 रुपए भी मांगूंगी ना तो इन्हें देना पड़ेगा। ईशानी को भले ही अपनी बात बहुत ठीक लग रही थी लेकिन लकी इस बात से राजी नहीं था। ये सब चालबाजी और चालबाजियां ज्यादा दिनों तक नहीं चलती है। मैं भी देखता हूं कि तुम 1 रुपए में कब तक इलाज कर पाती हो, लकी ने कहा। उसकी बात सुनकर कुछ लोगों को गुस्सा आ गया लेकिन वो लकी से कुछ नहीं कह सकते थे। लकी भी इस वक्त उन्हें कुछ भी समझाना नहीं चाहता था। वो देख पा रहा था कि सारे मरीज लालच में फंसे हुए थे और इस वक्त उन्हें इस लालच से बाहर नहीं निकाला जा सकता था। लेकिन ईशानी को लकी की बात सुनकर गुस्सा आ गया और उसने कहा, लकी, तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूं और क्या कर सकती हो। मेरे सामने तुम ज्यादा दिन टिक नहीं पाओगे। उस दिन बम का बटन मैंने नहीं दबाया था, याद है ना? ईशानी ने लकी से पूछा। लकी को उसकी बात पर हंसी आ गई और बोला, तुम्हारा प्लान बहुत अच्छा है। अगर तुम सिर्फ 1 रुपए में इलाज करती रहोगी तो मैं खुद तुम्हारे हॉस्पिटल में कोई भी काम करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मुझे अच्छी तरीके से पता है कि तुम 1 रुपए की आड़ में 1000 रुपए कमाने वाली हो। जांच का पैसा, दवा का पैसा, ऑपरेशन का पैसा, ये सब तो लोग ही है ना? जी नहीं, जांच, दवा, ऑपरेशन और रूम भी सब कुछ सिर्फ और सिर्फ 1 रुपए में होने वाला है। 1 रुपए से ऊपर 1 रुपया भी नहीं लिया जाएगा। ईशानी ने कहा और लकी को देखकर हंसने लगी। वो इतनी भी कमजोर नहीं थी जितना लकी उसे समझ रहा था। इधर लकी भी अपने खाली हो गए कॉटेज की तरफ देख रहा था लेकिन उसके माथे पर कोई शिकन नहीं थी। चुड़ैल, इसकी वजह से आज हमारे सारे पेशेंट वहां चले गए, यहाँ कोई नहीं बचा। सुहासिनी ने गुस्से में ईशानी और उसके साथ आई हुई गाड़ियों की तरफ देखते हुए कहा, मैं तो चाहती हूँ कि उसका मुंह तोड़ दूं। उसने कहा और ईशानी की तरफ बढ़ने लगी लेकिन लकी ने उसे बीच में रोक दिया। उसे इस तरह से गुस्से में देखकर लकी को उसके ऊपर हंसी आ रही थी। अरे ये सब छोटी मोटी चीजें हैं, इनके ऊपर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। छोटी मोटी चीज कैसे है लकी? ये लोग यहाँ इस तरह से हमारे सिर पर खड़े होकर इलाज करते रहेंगे और हम क्या करेंगे? चलो पैसों की कोई बात नहीं है लेकिन इसके चक्कर में हमारी सारी इमेज खराब हो रही है, उसका क्या? 7 दिन के बाद सब लोग इसके खोले हुए हॉस्पिटल की तरफ जाने लगेंगे तो फिर हम क्या करेंगे? इतने में पूनम ने आगे आते हुए कहा, मैं इसका हॉस्पिटल खुलने से पहले इसका सिर खोल देती हूँ। सुहासिनी ने फिर से गुस्से में कहा लेकिन लकी के चेहरे पर अभी भी मुस्कान थी। देखो, इनका हॉस्पिटल खुल जाने से हमारा कोई नुकसान नहीं होना है। ऐसा तुम मत सोचो कि ये सब हमारे साथ गलत हो रहा है। उल्टा मैं तो मानता हूँ कि जो हो रहा है सही हो रहा है। हमारे पास में ये अच्छा मौका है अपने कॉटेज को और बड़ा बनाने का। लकी की उल्टी बात सुनकर पूनम और सुहासिनी का तो सिर ही घूम गया। लकी को हर वक्त ऐसी उल्टी चीजें ही क्यों सोचती थी? तुम अब क्या करना चाहते हो? उन दोनों ने लकी की तरफ देखते हुए पूछा। मैं इस वक्त कुछ अच्छा काम करना चाहता हूँ। अब जब ये लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो हमें इन्हें प्रमोट नहीं करना चाहिए? हाँ, कम से कम हम अपनी तरफ से इतना तो कर ही सकते हैं। तुम अपना फोन निकालो और जितने भी ओल्ड एज होम्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, मीडिया वाले हैं, उन सबको फोन मिलाओ और कहो कि यहाँ पर सिर्फ 1 रुपए में इलाज हो रहा है। लकी ने मुस्कुराते हुए कहा। पूनम को उसकी बात समझ में नहीं आई लेकिन अब लकी ने कहा था तो उसके लिए करना जरूरी था। उसने आधे घंटे के अंदर लकी के बताए सभी लोगों को फोन पर खबर कर दी। खबर का असर भी इतना जोरदार हुआ कि देखते ही देखते वहां गाड़ियां, मोटरसाइकिल, साइकिल आकर खड़ी होनी शुरू हो गई। ऐसा लग रहा था कि सारे पटना के पेशेंट उस कॉटेज के सामने आकर खड़े हो गए। लकी ने जब देखा कि इतने सारे मरीजों का बाहर सड़क पर इलाज नहीं हो सकता था तो उसने ईशानी को अपनी तरफ से अपना कॉटेज दे दिया। ईशानी ये देखकर उछली जा रही थी कि लकी सच में पागल हो गया था। वो अपने ही कंपटीटर को अपनी गोद में बैठा रहा था।
धीरे धीरे वहां मरीजों की लाइन लगनी शुरू हो गई। सारे डॉक्टर्स खुश हो गए। अगर रोज वो इतने ही मरीज 1 रुपए में देखते तो उन्हें जिंदगी में कभी घाटा नहीं होने वाला था। पूनम और सुहासनी अपनी आंखों के सामने यह सब होता देख जले जा रहे थे, लेकिन लकी बस अपने हाथ बांधे मंद मंद मुस्कुरा रहा था। अब आगे क्या होने वाला था? क्या लकी इस आंधी में अपने कॉटेज को बचा पाएगा या ईशानी उसके कॉटेज को उड़ा देगी? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मैं जरूर बताएं, और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलियनेयर सिर्फ पॉकेट एफएम पर। लकी ने मदद मांगने के लिए अपने दादाजी को फोन लगा दिया था, लेकिन फोन उठाया काशीनाथ ने। वो समझ गया था कि लकी को मदद की जरूरत थी, लेकिन इससे पहले कि वो अपनी तरफ से कुछ कर पाता, इतने में शिवराज ने उससे फोन ले लिया। जैसे उन्होंने देखा कि लकी का फोन था और लकी ने उनसे मदद मांगी, तो उन्होंने लकी को पूरी तरीके से फटकारना शुरू कर दिया। काफी देर तक सुनाने के बाद में आखिरकार उन्होंने फोन रखा, लेकिन लकी नाराज नहीं हुआ। वो देख रहा था कि शिवराज को उसकी चिंता थी। देख क्या रहे हो, हटाओ इन सबको यहाँ से। इतने में स्वामीनाथ ने अपने जूनियर अधिकारियों की तरफ देखते हुए कहा, ये मरीज कब से उसके काम के बीच में रोड़ा बने हुए थे और क्लिनिक को सील नहीं होने दे रहे थे। वो अधिकारी जैसे ही उन लोगों से भिड़ने के लिए आगे बढ़ने लगा कि इतने में फिर से कॉटेज के दरवाजे के बाहर 3 महंगी गाड़ियां आकर खड़ी हो गई। उनमें से एक गाड़ी में से एक बड़ा आदमी उतरा। उसे देखकर ही ऐसा लग रहा था जैसे वो सच में बहुत बड़ा आदमी था। उसके पीछे 5 से 6 और लोग नीचे उतर आए थे और वो सभी सीधा कॉटेज के अंदर चले गए थे। लकी ने जैसे उस आदमी को देखा तो उसके मुंह से निकला, शमशीर भाई आप? लकी ने शमशीर को फोन नहीं किया था, पर फिर भी उसे वहां क्या हो रहा था उस बात की खबर लग गई थी। जब भी लकी को जरूरत होती थी तो ऐसे में शमशीर हमेशा उसके साथ में आकर खड़ा हो जाता था। इधर स्वामीनाथ ने भी जब शमशीर को देखा तो वो हैरान हो गए। उसके अधिकारी वहां जो भी कर रहे थे, उसने सभी अधिकारियों को तुरंत कार्यवाही रोकने के लिए कहा और फिर शमशीर के पास आते हुए बोला, नमस्ते शमशीर भाई, आपका यहाँ कैसे आना हुआ? मेरा यहाँ आना हो गया ना, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। ये कॉटेज हमारी एसोसिएशन का है, इस पर नजर मत डालो। शमशीर ने स्वामीनाथ और उसके आदमी की तरफ देखते हुए कहा। जैसे ही स्वामीनाथ ने शमशीर के मुंह से ये सुना तो वो हैरान हो गया। शमशीर भाई, ये सच में आपकी एसोसिएशन का है क्या? स्वामीनाथ ने पूछा। शमशीर को उसकी बात पर गुस्सा आ गया, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। वो सिर्फ स्वामीनाथ की आंखों में देख रहा था, और जिस तरह से वो उसे देख रहा था, स्वामीनाथ को भरोसा हो गया कि सच में ये कॉटेज उनकी एसोसिएशन का ही था। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी तरफ से माफी मांग पाता, हॉल में आवाज आई। इतने में शमशीर ने उसके गाल पर एक थप्पड़ भी लगा दिया। वो इस काम में कभी देर नहीं करता था। निकलो यहाँ से, और जाने से पहले जो जैसा था उसे वैसा करके जाना। शमशीर के कहने भर की देर थी कि इतने में स्वामीनाथ ने अपने अधिकारियों को इशारा कर दिया। उन सब लोगों ने क्लिनिक को फिर से वैसा ही बनाना शुरू कर दिया था जैसा कि वो पहले था। लकी उन सब का ये हाल देखकर बस मुस्कुरा रहा था। सच में स्वामीनाथ इस वक्त किसी जोकर से कम नहीं लग रहा था। सिर्फ 15 मिनट के अंदर सारे अधिकारी कॉटेज से बाहर चले गए। सारे मरीज उनके चेहरे देखकर हंस रहे थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी बच्चे से उसका खिलौना छीन लिया गया था। स्वामीनाथ का गाल अभी भी लाल नजर आ रहा था। शमशीर का हाथ उसके गाल पर से अभी तक उतरा नहीं था, लेकिन फिर भी वो किसी से कुछ कहने की हालत में नहीं था। उसने बस एक बार अपने जलते हुए गाल को सहलाया और फिर वहां से निकल गया। शमशीर सच में बहुत तेज आदमी था। वो आदमी से बात से भी और लात से भी बात कर सकता था, लेकिन आज वो जो भी था सब कुछ अपने दम पर था। ऐसे में स्वामीनाथ को भी पता था कि वो उससे और उसकी एसोसिएशन से पंगा नहीं ले सकता था। कुछ शमशीर भी लकी के काम में बाधा नहीं बनना चाहता था, इसलिए सिर्फ 10 मिनट के लिए वहां रुककर वो वहां से चला गया। वो देख पा रहा था कि बाहर भारी संख्या में मरीज लकी का इंतजार कर रहे थे। उसके चले जाने के बाद फिर से क्लिनिक का माहौल शांत हो गया। लकी अपनी कुर्सी पर आकर बैठा और उसने फिर से मरीजों का इलाज करना शुरू कर दिया। इसके साथ में उसने सोनू के लिए एक मैसेज भी भिजवा दिया था। वो सबसे पहले ईशानी के बारे में पता लगाना चाहता था। ये हर रोज का नाटक अब उसके लिए झेलना भारी हो रहा था, और वो एक बार में ही ईशानी का चैप्टर खत्म कर देना चाहता था। उधर क्लिनिक पर जैसे तैसे शाम होती जा रही थी, मरीजों ने वहां से निकलना शुरू कर दिया। लकी ने सारे मरीजों को देख लिया था और सभी खुशी खुशी अपने मुकाम के लिए रवाना हो गए। लकी को उन सब के लिए काम करके बहुत खुशी मिल रही थी। उसे धीरे धीरे समझ आ रहा था कि उसका पैसों की तरफ कभी रुझान रहा ही नहीं था, और लोगों की मदद करने में उसे जो खुशी मिलती थी वो उसे किसी और काम में नहीं मिल सकती थी। जब वो पूनम और सुहासनी कॉटेज के दरवाजे के बाहर खड़े होकर सारे मरीजों को जाते हुए देख रहे थे, तो इतने में वहां एक बड़ा सा ट्रक तेजी से आया।
उसका ड्राइवर काफी बेतरतीब तरीके से ट्रक चला रहा था। ध्यान से। लकी ने पूनम और सुहासनी को ठीक वक्त पर पीछे खींचते हुए कहा। अगर वो उन्हें सही वक्त पर पीछे नहीं खींचता तो शायद वो दोनों ट्रक के नीचे आ सकती थी। लकी ने उन दोनों को तो बचा लिया था, लेकिन वो ट्रक लकी के ठीक बगल में लगे दरवाजे में घुस गया। दरवाजे के पास में जो टेबल लगी हुई थी, ट्रक सीधा उससे जा टकराया और टेबल दीवार से जा लगी। ट्रक ने कॉटेज का दरवाजा तोड़ दिया था। वो इतना बेकाबू था कि आधा कॉटेज में घुस गया था और उसने मेडिसिन काउंटर को भी तहस नहस कर दिया था। छत के पंखे और फर्श की टाइल भी उसके वजन से चटक गई थी। इसके बाद भी ट्रक रुका नहीं और उसने एक दीवार को तोड़ दिया। जैसे ही ट्रक रुका तो इतने में लकी को किसी लड़की के चिल्लाने की आवाज आई। शायद दीवार के गिर जाने की वजह से आश्रम की लड़कियों को चोट आ गई थी। लकी जब भागकर अंदर गया और उनकी हालत देखी तो उसका दिमाग खराब हो गया। रीना और मीना के ऊपर ढेर सारी ईंटें गिरी हुई थी और उनके माथे और हाथों में चोटें आ गई थी। उन्हें इस हाल में देखकर लकी को गुस्सा आ गया। वो सीधा कमरे से बाहर आया और उसने ड्राइवर का दरवाजा खोला और उस भारी सी दाढ़ी वाले ड्राइवर को खींचकर बाहर निकालकर सीधा दीवार की तरफ फेंक दिया। जैसे ही वो आदमी दीवार से टकराया तो नीचे जमीन पर गिर गया। उसके शरीर में से शराब की बदबू आ रही थी और उसके चेहरे पर भी दर्द नजर आ रहा था। इतने में सुहासनी उस ड्राइवर के पास गई और उसने उसे बुरी तरीके से पीटना शुरू कर दिया। इधर लकी ट्रक में चढ़ा और उसे चालू करके वहां से बाहर निकालने की कोशिश करने लगा। उसने पूनम को पीछे हटने का इशारा किया और ट्रक को बाहर निकाल लिया। इसके बाद उसने गुस्से में दरवाजा खोला और लाल आंखों से उस ड्राइवर की तरफ बढ़ने लगा। उधर रीना को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसके चेहरे को लकवा मार गया था। उसके मुंह के कोने और नाक में से खून बह रहा था और उसके पास में जो मेडिकल बॉक्स रखा था वो भी टूट गया था। रीना के सिर में बहुत चोट आ गई थी। लक्ष्मण जी। रीना ने लकी की तरफ देखा और जैसे ही कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला तो उसके मुंह से खून आने लगा। नहीं, अभी मुंह मत खोलो, बस सांस लेती रहो, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है, लकी ने कहा। हालांकि रीना को इस हाल में देखकर वो खुद भी बहुत घबराया हुआ था। उसने सबसे पहले उसे उठाकर एक कुर्सी पर बैठाया और फिर दवाई का बक्सा लेने के लिए भागा। इतने में पूनम भी रोई और कुछ दवाई लेकर आई और उसके घाव पर से खून साफ करने लगी। उधर लकी ने भी घबराते हुए उसके घाव पर दवाई लगानी शुरू कर दी। वो बाकी लोगों का इलाज तो आराम से कर देता, लेकिन रीना को हाथ लगाने में उसके हाथ कांप रहे थे। उसे अपनों का इलाज करने में काफी घबराहट होती थी। लगभग आधे घंटे तक लकी उसका इलाज करने में लगा रहा। उसने रीना को तो खतरे से बाहर निकाल लिया था, लेकिन वो खुद बहुत ज्यादा थक गया था। उसकी हालत खराब हो गई, लेकिन अभी उसका काम पूरा नहीं हुआ था। उसने रीना को नींद की दवाई देकर लेटा दिया और फिर बाहर आकर उस ड्राइवर को उठाया। वो नशे में इतना ज्यादा धुत था कि उसे कुछ भी होश नहीं था। ना ही उसे ये पता था कि वो कहाँ से आ रहा था और ना ही उसे ये मालूम था कि उसे कहाँ जाना था। थकान दूर करने के लिए उसने शराब पी ली, लेकिन ज्यादा शराब पीने की वजह से उसके होश उड़ गए और स्टीयरिंग पर हाथ फिसल गया। जब उसने ब्रेक लगाकर ट्रक को काबू में करने की कोशिश की तो इतने में उसका पैर जाकर एक्सीलेटर पर पड़ गया और बस ट्रक कॉटेज में जा घुसा। यह सिर्फ एक एक्सीडेंट था और कुछ नहीं। जब लकी उससे बात कर ही रहा था तभी पूनम ने पुलिस वालों को बुला लिया। उन्हें भी जांच में यही पता चला कि यह एक्सीडेंट था। एक्सीडेंट? वो भी शराब पीने की वजह से? लकी ने जब पुलिस वालों की बात सुनी तो हंसने लगा और ड्राइवर की कॉलर पकड़कर उसे दीवार से भिड़ा दिया। तुम्हें क्या लगता है तुम ये कहोगे और मैं मान लूंगा? तुम्हें ईशानी ने यहाँ भेजा है ना, मुझे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, लकी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। लकी देख पा रहा था कि वो आदमी धूर्त था और झूठ बोल रहा था। डॉक्टर साहब, मैं आपसे क्यों झूठ बोलूंगा? आप तो डॉक्टर हो, भगवान हो आप। भगवान से कभी कोई झूठ बोलता है क्या? मैंने सच में बहुत ज्यादा शराब पी ली और फिर मेरा पैर स्टीयरिंग पर फिसल गया और मेरे हाथ से रेस ज्यादा बढ़ गई, इसलिए ट्रक आपकी दुकान में जा घुसी सर। लेकिन मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो डॉक्टर साहब। आपका जो भी नुकसान है मैं उसकी भरपाई कर दूंगा। मेरे ट्रक का इंश्योरेंस है, मैं आपका नुकसान नहीं होने दूंगा, उस ड्राइवर ने कहा और अपनी दाढ़ी खुजाने लगा। भले ही वो ये कह रहा था कि उसे अपनी गलती का एहसास था, लेकिन वो एहसास उसकी आंखों में नजर नहीं आ रहा था। लकी तीखी नजरों से उसे देख रहा था और उसे भी अब लकी की नजरों से डर लगने लगा। ऐसे में अपनी तरफ से सफाई देने के लिए उसने फिर से कहा, अगर मेरी वजह से किसी भी जान माल का नुकसान हुआ है तो मैं उसके लिए आपसे हाथ जोड़कर माफी चाहता हूँ साहब। पुलिस मुझे जेल भेजने ही वाली है, ऐसे में मैं जेल जाकर उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करूंगा, उस आदमी ने मलाल भरी आवाज में कहा। लकी से अब ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो देख पा रहा था कि उसके सामने खड़ा ये आदमी साफ झूठ बोल रहा था, इसलिए उसने कहा, तुम मुझे डॉक्टर साहब कह रहे हो? मैंने तो तुम्हें नहीं बताया कि मैं डॉक्टर हूँ।
इसका मतलब तो यही हुआ ना कि तुम मुझे और मेरे कॉटेज को पहले से जानते हो और तुम कहीं बाहर के नहीं बल्कि यहीं के आदमी हो। लकी ने कहा, अरे आपको कौन नहीं जानता, आप तो बहुत मशहूर डॉक्टर हैं, आपके चर्चे जो दूर दूर तक फैले हुए हैं। उसने सफाई देते हुए कहा। फिर उसने देखा कि जब पुलिस वाले हॉल में से टायर के निशान की फोटो खींच रहे थे तो उसने मौके का फायदा उठाते हुए कहा, डॉक्टर साहब आप बहुत अच्छे आदमी हैं, आपको बुरे लोगों से पंगा नहीं लेना चाहिए, दिक्कत हो सकती है। आप बड़े आदमी को परेशान करोगे तो उसकी कीमत तो चुकानी पड़ेगी ना। उस आदमी ने लकी की तरफ देखते हुए कहा और मुस्कुराने लगा। लकी के सामने अब यह साफ हो गया था कि वो यहाँ गलती से नहीं आया था, उसे किसी ने भेजा था। लकी ने उसे तीखी नजरों से देखा और कहा, सही कहा, बड़े आदमी को कभी परेशान नहीं करना चाहिए। ये तो बस शुरुआत है डॉक्टर साहब, आज तक सिर्फ दीवार से भिड़ा है, कल को हो सकता है आपसे भी भिड़ जाए, इसलिए जरा ध्यान रखिएगा। आप कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, किसके साथ सो रहे हैं, इन सब चीजों पर नजर रखी जा रही है। आपको खत्म करने की पूरी प्लानिंग पहले से हो चुकी है। आज तो आपको ड्राइवर से मिलने का मौका मिल गया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अगली बार आप उस ड्राइवर से मिल पाओगे। ड्राइवर ने कहा और हंसने लगा। लकी बस उसकी आंखों में देखे जा रहा था। उसके हाथ अभी भी उस ड्राइवर की कॉलर पर टिके हुए थे। अब आगे क्या होने वाला था? आखिर कौन था जो लकी पर इस तरह से हमला कर रहा था? आपको क्या लगता है? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए स्टमलिंग सिर्फ पॉकेट एफएम पर। लकी ने जब अपनी तरफ से सफाई दी और उन्हें बताया कि वो किस क्वालिटी की दवा इस्तेमाल कर रहा था तो सब लोग हैरान हो गए। मरीजों को लकी पर भरोसा हो गया और डॉक्टर्स भी आगे कुछ कहने की स्थिति में नहीं थे। लेकिन स्वामीनाथ उसे इतनी आसानी से नहीं जाने देने वाला था। वो क्लिनिक सील करवाने पर तुला हुआ था, जिसकी वजह से वहां हंगामा हो गया। अब ऐसे में लकी के पास शिवराज को फोन करने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा था। जैसे ही वो फोन काटने ही वाला था कि इतने में उधर से किसी ने फोन उठाया और कहा, कौन बोल रहा है? उधर से किसी की भारी सी आवाज से लकी एक बार के लिए हैरान हो गया। आमतौर पर शिवराज इतनी जल्दी फोन नहीं उठाते थे, लेकिन आज पता नहीं कैसे उन्होंने घंटी बजते ही फोन उठा लिया था। हेलो, इधर से लकी ने कहा। लकी, जैसे ही सामने वाले आदमी ने लकी का नाम सुना तो वो चौंक गया। शिवराज का फोन खुद शिवराज ने नहीं बल्कि काशीनाथ ने उठाया था। लकी बाबा, क्या हाल है, कैसे हो? आज आज कैसे याद आ गई? काशीनाथ ने जैसे ही लकी की आवाज सुनी तो वो खुशी से झूम उठे थे। ऐसा लग रहा था कि लकी की आवाज सुनते ही उनके दिन भर की सारी थकान दूर हो गई। लेकिन लकी का दिल घबराया हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किन शब्दों में शिवराज से मदद के लिए कहे। क्या हुआ लकी, परेशान हो, कुछ हुआ है क्या? काशीनाथ ने फिर से पूछा। इतने हंगामे और शोर शराबों के बीच में लकी एक पल के लिए शांत हो गया। उधर काशीनाथ को लकी की आवाज फिर से सुनने का मन कर रहा था। नहीं कुछ नहीं काशीनाथ जी, बस मैं तो ये पूछना चाह रहा था कि दादाजी की तबीयत कैसी है, अब वो ठीक है ना? लकी ने हिचकिचाते हुए कहा। दादाजी का नाम जुबान पर आते ही उसके अंदर भावनाओं की लहरें उठने लगी, लेकिन उसने जैसे तैसे अपने आप को रोका हुआ था। उसे इस बात का मलाल सबसे ज्यादा खाए जा रहा था कि अब उसका अपने ही परिवार से कोई रिश्ता नहीं रह गया। उसकी आंखें नम हो चुकी थी। लकी से काशीनाथ की तरफ से जवाब आने का भी इंतजार नहीं हो रहा था। वो बस फोन रखने ही वाला था। परिवार के कायदों के बारे में उसे अच्छी तरीके से पता था और वो अपनी जगह से काशीनाथ के ऊपर कोई आंच नहीं आने देना चाहता था। अगर शिवराज को इस बारे में पता चल जाता तो शायद वो काशीनाथ को बहुत बड़ी सजा देते। लेकिन काशीनाथ भी समझ चुका था कि इस वक्त लकी के दिल में क्या चल रहा था, इसलिए उसने कहा, लकी बाबा, आप मुझसे कुछ छिपाने की कोशिश कर रहे हैं? आप भूल गए कि जब आप पैदा हुए थे तब से लेकर आज तक मैंने आपको हर दिन देखा है, अपनी गोद में खिलाया है, अपनी पीठ की सवारी करवाई है। ऐसे में आप मुझसे कैसे कुछ छिपा सकते हैं बाबा? मुझे बताओ क्या बात है, मुझसे जो बन पड़ेगा मैं आपके लिए वो करूंगा। काशीनाथ ने कहा। वो लकी से बात करते हुए कोने में आ गए और बहुत ही धीमी आवाज में बात कर रहे थे। अगर कोई सुन लेता तो मुसीबत हो सकती थी। वैसे भी इन दिनों उनके परिवार में हंगामा कम नहीं था, जो एक और मुसीबत उनके सिर पर आ जाती। लेकिन इसका यह मतलब नहीं था कि वो लकी की मदद नहीं करना चाहते थे। लकी के लिए वो शिवराज को बिना बताए ही कुछ भी कर सकते थे। अगर लकी पैसे मांगता तो उसे वो भी देने के लिए वो राजी थे। अरे नहीं काशीनाथ जी, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आप लोगों के होते हुए मुझे क्या हो सकता है? मैंने सच में बस दादाजी की तबीयत के बारे में ही पूछने के लिए फोन किया था। मुझे पता है इस वक्त घर में क्या चल रहा है, ऐसे में आप प्लीज उनका ध्यान रखना। लकी ने कहा। जब उसने आज तक किसी को परेशान नहीं किया था तो वो आगे भी अपनी वजह से किसी को परेशान नहीं करना चाहता था।
लकी ने बस इतना बार कहा और फोन काटने ही वाला था कि इतने में पीछे से किसी की आवाज आई। क्या हुआ काशीनाथ? किसका फोन था? ये भारी सी आवाज भले ही दूर से आई थी, लेकिन उसे सुनकर इधर लकी के भी पैर कांप उठे थे। खुद काशीनाथ के चेहरे पर भी सलवटें नजर आने लगी। ऐसे में जब उससे कोई जवाब देते नहीं बना तो शिवराज उसके पास आए और उससे फोन ले लिया। उसने फोन पर देखा कि लकी का नंबर नजर आ रहा था। लकी का फोन? शिवराज ने पहले अपने आप से कहा, फिर काशीनाथ की तरफ देखने लगा। उधर लकी को भी पता चल गया था कि दादाजी आ गए थे। जैसे उसने दादाजी के मुंह से अपना नाम सुना तो वो एक बार के लिए अपने आप को रोक नहीं पाया और रोने लगा। अब उससे अपने आंसू नहीं रोके जा रहे थे। हेलो? शिवराज ने इधर से लकी से कहा। इधर लकी ने अपने आप को संभाला और गला साफ करते हुए बोला, दादा 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 माफ करना, आप ठीक है ना? लकी के मुंह से ये सुनते ही शिवराज की भी सांसें भारी हो गई। लकी की आवाज सुने एक अरसा बीत गया था। पहले उसकी आवाज सुनकर उनका दिल पूरी तरीके से हल्का हो जाता था, लेकिन आज लकी की आवाज सुनकर वो बहुत भारी महसूस कर रहे थे। इस भारीपन की वजह से उनकी जुबान तक खुलने का नाम नहीं ले रही थी। लेकिन फिर उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा, लकी, मुझे लगता है कि तुमने गलत आदमी को फोन किया है। मैं अब तुम्हारा दादा नहीं हूँ और ना ही तुम्हें मेरी तबीयत पूछने का कोई अधिकार है। फिर भी मैं तुम्हें बता देता हूँ कि मैं ठीक हूँ। तुम भी ठीक होगे, यही उम्मीद करता हूँ। शिवराज ने कहा। वो अपने कानून तो नहीं तोड़ सकते थे, लेकिन उसमें छोटी दरार जरूर पैदा कर सकते थे। उसी दरार के चलते उन्होंने लकी को अपने हाल के बारे में बता दिया था और उससे उसका हाल भी पूछ लिया था। लकी से बात करते हुए उनकी आवाज थोड़ी सी सौम्य हो गई। इधर लकी से उनकी इस बात का कोई जवाब नहीं दिया जा रहा था। वो बस पुतले की तरह हाथ में फोन पकड़ा खड़ा हुआ था और अपने आसपास देख रहा था, लेकिन उसकी आंखों के आगे बस दादाजी का ही चेहरा घूम रहा था। बताओ, कुछ काम था क्या? कुछ परेशानी में हो तो बताओ। शिवराज भी अपने आप को नहीं रोक पाए और उन्होंने कहा। लकी ने जब ये सुना तो उसे पहले से ही पता था कि उसके दादाजी का ये पूछना अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। उसके दादाजी के इतना कह देने के बाद तो लकी किसी भी मुसीबत का खुद ही सामना कर सकता था। बचपन में जब वो अपने दादाजी से कोई मदद मांगता तो वो हर बार उसकी मदद करते थे। वो जानता था कि आज भी वो किसी भी तरह से उसकी मदद कर सकते थे, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे उनसे मदद लेनी चाहिए थी या नहीं। उसके दादाजी अब उसके दादाजी नहीं रह गए थे, लेकिन मदद करने के लिए उन्होंने आगे से कहा था। ऐसे में लकी अगर मना करता तो उन्हें बुरा लग सकता था। दादाजी, वो मैं सॉरी सॉरी सर वो मैं आपसे एक मामले में बात करना चाहता था। मैं यहाँ पटना आया हुआ था और यहाँ की मेडिकल टीम मेरे क्लिनिक पर छापा मारने आई थी। इन्होंने मुझसे कहा कि इन्हें जांच करनी है और अगर जांच में कुछ भी उल्टा सीधा मिलता है तो ये लोग मेरा क्लिनिक बंद कर देंगे। मैंने इन्हें जांच करने दी और इन्हें कुछ भी नहीं मिला। फिर भी इनके एक अधिकारी मेरा क्लिनिक बंद करवाना चाहते हैं। अब यहाँ पर जितने भी मरीज खड़े हैं ना, उनमें और उस अधिकारी में लड़ाई हो गई है। बात हाथापाई तक आ गई है। मुझे डर है कि कहीं ये बात और आगे ना चली जाए, इसलिए मैंने आपको फोन किया। लकी ने कहा। वो फंसा हुआ था और जब भी वो कहीं फंसता था तो उसे सबसे पहले अपने ही दादा की याद आती थी। इतना कहने के बाद जब लकी मुद्दे पर आने ही वाला था तो इतने में उधर से उसके दादाजी ने कहा, तो तुम अग्रवाल परिवार से क्या चाहते हो? मैं इसमें तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? क्या आप पुलिस को फोन करके किसी अधिकारी से बात कर सकते हैं? ये मरीज बेकार में इस अधिकारी की रिपोर्ट की वजह से फंस जाएंगे। सभी गरीब हैं और अगर पुलिस इन्हें उठाकर ले गई तो इनकी जमानत भी नहीं हो पाएगी। इन सब के पीछे जोगियाल परिवार का हाथ है। मामला बहुत क्रिटिकल हो गया है, इसलिए मैंने आपको फोन किया। मुझे सच में बहुत। लकी, इससे पहले कि वो आगे कुछ कह पाता उसके दादाजी ने बीच में उसकी बात काट दी। उसकी आवाज सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे वो लकी से काफी नाराज थे। तुम्हें मेरी बात एक बार में समझ नहीं आती है क्या? इन सब मामलों में अग्रवाल परिवार को फोन मिलाकर अपना टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें परिवार के कायदे पता है ना? एक बार जो आदमी परिवार से बाहर चला जाता है उसके बाद परिवार उसकी किसी भी तरह की कोई मदद नहीं करता। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी वजह से शिवराज अपने नियम तोड़ देगा? तुम्हें क्या लगता है प्रफुल्ल जेल में है तो तुम मेरी कमजोरी का फायदा उठाकर मुझसे मदद मांगकर फिर से मेरे परिवार में शामिल हो जाओगे? नहीं सर, मेरा वो मतलब नहीं था। तो क्या मतलब था तुम्हारा? तुमने जो कहा, क्या मैं उससे कुछ गलत समझ रहा हूँ? अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो तुम सीधा पुलिस को फोन करो। मुझे फोन करने की जरूरत नहीं है। वहाँ जाओ और रिपोर्ट लिखवाओ। मैं इस मामले में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ। पर सर। लकी, मैंने कहा ना, मैं अग्रवाल परिवार के लिए काम करता हूँ और अग्रवाल परिवार का तुम्हारे निजी मसलों से कोई लेना देना नहीं है। मेरी बात समझ में आई?
और ये मत समझ लेना कि तुमने हमारे परिवार की बहू की जान बचाई थी या हमारे ही आदमी का पर्दाफाश कर हमारी सिस्टर कंपनी को बचाया था तो हम तुम्हारी मदद कर देंगे। अगर ये बात तुम्हारे दिमाग में है तो तुम इसे अभी निकाल दो और आगे से कभी हमारी मदद करने के लिए आने की कोई जरूरत नहीं है। एक बार जो परिवार से गया वो गया। शिवराज के सुर कड़े से कड़े होते जा रहे थे। लकी को लग रहा था कि उसने उन्हें फोन करके सबसे बड़ी गलती कर दी। उसे उनकी बातों का बुरा नहीं लग रहा था, लेकिन उसकी वजह से उसके दादाजी परेशान हो रहे थे और उन्हें इतना कुछ कहना पड़ रहा था। ये लकी को खाया जा रहा था। उधर शिवराज की भी भड़ास इतनी जल्दी खत्म नहीं हुई थी। उन्होंने आगे कहा, और तुमने ये क्लिनिक खोल कैसे लिया? तुमने क्या मेडिसिन की पढ़ाई की है? डिग्री है तुम्हारे पास जो तुम डॉक्टर बने घूम रहे हो? कोई भी काम करना, लेकिन अगर तुमने अग्रवाल परिवार का नाम कहीं भी लिया तो याद रखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। डॉक्टर का काम लोगों की मदद करना होता है, उनकी जान बचाना होता है। बिना डिग्री के तुम अपने आप को डॉक्टर कैसे कह सकते हो? पैसा कमाना है तो ईमानदारी से कमाओ। लोगों से बेईमानी करके उन्हें बेवकूफ बनाकर पैसे कमाने की जरूरत नहीं है। अभिलाषा को बचाने के लिए तुम आए, तुमने उसे दवा दी, मैंने कुछ नहीं कहा। वो तुम्हारी माँ है और इतना हक तुम्हारा बनता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि तुम इसे धंधा बना लो। आज के बाद मुझे कभी फोन करने के बारे में सोचना भी मत। हम में से कोई भी तुम्हारी मदद नहीं कर पाएगा। सॉरी। शिवराज ने इतनी लंबी चौड़ी डांट लगाने के बाद भी फोन काट दिया। उनकी सांस फूल रही थी। इधर लकी का चेहरा भी पूरी तरीके से बिगड़ चुका था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी आंधी ने उसके अंदर और बाहर दोनों तरफ से उसे झकझोर दिया था। लेकिन इस तूफान के आगे लकी के पास में सिवाय मुस्कुराने के अलावा और कोई चारा नहीं था। वो भूल कैसे सकता था कि उसके दादाजी कितने जिद्दी आदमी थे और ऐसे में वो चाह कर भी उसकी मदद नहीं कर सकते थे। लेकिन उनकी बातों को सुनकर लकी को ये जरूर समझ आ गया था कि उन्हें उसकी परवाह बहुत थी। वो चाहते थे कि लकी को अगर डॉक्टर बनना है तो उसके लिए पहले उससे डिग्री लेनी चाहिए। भले ही वो ये सब गुस्से में कह रहे थे, लेकिन लकी को उनकी डांट में भी उनकी चिंता साफ नजर आ रही थी। उधर जब लकी फोन पर बात कर रहा था तब इधर स्वामीनाथ ने भीड़ को छांटने का और क्लिनिक को सील करने का फिर से अपने अधिकारियों को ऑर्डर दे दिया। अभी के अभी यहाँ ताला लगाओ और इस लकी को अरेस्ट करो, उसने कहा। लेकिन 50 से भी ज्यादा लोग अभी भी उसका रास्ता रोक कर खड़े थे। अब आगे क्या होने वाला था? कैसे बचाने वाला था लकी अपने क्लिनिक को सील हो जाने से? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलियनियर सिर्फ पॉकेट एफएम पर। लकी ने उस औरत की जान बचा ली थी और ईशानी के इरादे पर पानी भी फेर दिया था। सभी लोगों को फिर से लकी पर विश्वास होना शुरू हो गया था और उसके क्लिनिक पर फिर से काम भी शुरू हो गया। वो सारे डॉक्टर्स भी लकी के पास वापस आ गए। लेकिन इस बार जैसे ही लकी ने काम शुरू किया तो मेडिकल टीम ने उनके क्लिनिक पर छापा मार दिया। टीम के साथ में जो डॉक्टर्स आए थे उन्होंने लकी के इलाज को फर्जी बता दिया। ऐसे में लोगों को भी उसके ऊपर भरोसा नहीं हो रहा था। लकी पर फिर से एक शिकंजा कसने लगा। जैसे ही स्वामीनाथ ने लकी के बारे में गलत बात की तो रीना को गुस्सा आ गया। वो उसे जवाब देने के लिए आगे जा ही रही थी कि इतने में लकी ने उसे बीच में रोक लिया। उसने आगे से जवाब देते हुए कहा, जिन्हें आप घास फूस कह रहे हैं वो बहुत महंगी दवाइयां हैं। ये कहाँ से आती हैं, कितने की आती हैं, शायद आपने इसका ठीक से अंदाजा नहीं लगाया है। मैं यहाँ किसी के साथ बेईमानी करने के लिए नहीं बैठा हूँ, लकी ने शांति से कहा। देखो, हमसे बहस करने की जरूरत नहीं है और ना ही हमें तुम्हें ये सिखाने की जरूरत है कि हमें क्या आता है और क्या नहीं आता है। मैं भी काफी सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ और इन दवाइयों के बारे में अच्छी तरीके से जानता हूँ। मैं दवाई को देखकर ही पता लगा लेता हूँ कि इसकी क्वालिटी कैसी है और कहाँ से आती है। तुमने हर इलाज में सिर्फ एक ही दवा का नाम लिखा है। हर पर्चे में तुमने उस दवा को लिखा है। लोगों को लग रहा है कि ये बहुत महंगी दवा है, लेकिन इसकी असली कीमत क्या है ये हम अच्छे से जानते हैं। ये एक बेकार दवा है जिसका आजकल हम लोग तो इस्तेमाल भी नहीं करते। उस डॉक्टर ने कहा और बाकी लोगों ने भी उसकी बात में हाँ में सिर हिला दिया। अब वहां खड़े हुए मरीज असमंजस में आ गए थे। हालांकि उनकी लकी से कुछ भी कहने की हिम्मत तो नहीं हो रही थी, फिर भी वो उसकी तरफ घबराई हुई और शक भरी नजरों से देख रहे थे। स्वामीनाथ ने जैसे ही देखा कि लोगों का भरोसा डगमगाने लगा था तो उसने फिर से लकी की तरफ देखते हुए कहा, लकी, अब बहुत ज्यादा बहस की गुंजाइश नहीं बची है। तुम चुपचाप अपनी गलती मान लो। हो सकता है तुम्हारी गलती मान लेने से तुम्हारी सजा कम हो जाए। मैं तुम्हारे फायदे की बात कर रहा हूँ। लकी ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो बस आगे आया और उस डॉक्टर के हाथ में थोड़ी सी दवाई अपने हाथ में लेते हुए बोला, भले ही आप लोगों को ऐसा लग रहा हो कि ये बहुत सस्ती दवाई है, लेकिन आपको ये नहीं मालूम कि इसमें और एक चीज मिली हुई है। इसमें मैंने
त्रिशंका भी मिलाई हुई है। त्रिशंका कितने की आती है आपको पता होगा, और उसकी कीमत क्या है आपको यह भी पता होगा। त्रिशंका। जैसे ही वहां खड़े डॉक्टर्स ने इन चीज का नाम सुना तो फिर से उनके कान खड़े हो गए। सच में त्रिशंका बहुत महंगी थी, और इस दवा में और त्रिशंका में जमीन आसमान का अंतर था। लेकिन लकी के आश्रम से आने की वजह से त्रिशंका उसे लगभग मुफ्त में ही मिल जाती थी, और इसलिए वो उसका बहुत कम पैसा लिया करता। वो मरीजों का कोई नुकसान नहीं कर रहा था, बल्कि उनका फायदा ही कर रहा था। लेकिन स्वामीनाथ को ये सब समझ में नहीं आ रहा था। उसने पहले कभी इस दवा के बारे में नहीं सुना, और न ही उसे पता था कि ये क्या काम आती थी, इसलिए उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। लकी ने उसे और वहां खड़े हुए बाकी मरीजों को समझाने के लिए कहा, देखिए आप जो सोच रहे हैं ये वो दवा नहीं है। मैंने इसमें आधे से ज्यादा त्रिशंका मिलाई हुई है। आप चाहें तो इसे खुद चख कर देख सकते हैं। आपको यह भी पता चल जाएगा कि ये दवा कितनी कारगर है। मैं इसे इतने सस्ते में बेचना चाहता था ताकि लोगों का भला हो सके, लेकिन सिर्फ त्रिशंका को इतने कम रेट में नहीं दिया जा सकता था, इसलिए मैंने इन दोनों को मिलाकर बेचना शुरू कर दिया। आपको यह भी पता होगा कि त्रिशंका हर आदमी नहीं पचा सकता है, और सिर्फ त्रिशंका खिलाना कितना भारी हो सकता है। लकी ने कहा, और उन डॉक्टर्स का चेहरा देखने लगा। वो सब अब लकी की बातों को ध्यान से सुन रहे थे। पहले तो उन्हें भी यही लग रहा था कि लकी उन्हें बेवकूफ बना रहा था, लेकिन अब उन्हें समझ में आ रहा था कि वो भी कम पढ़ा लिखा नहीं था। आपने अपनी तरफ से जांच करनी शुरू कर दी। मैं अपनी सफाई में कुछ कह पाता उससे पहले ही आपने ये मान लिया कि मैं यहाँ लोगों को लूटने का काम कर रहा हूँ। आप शायद आए ही ये सोचकर हैं कि कैसे भी करके मुझे फंसाना है। अब आप ही बताओ कि क्या मैंने ऐसा कोई काम किया है जिसकी वजह से मुझे फंसाया जाए? मैंने क्या कुछ गलत किया है? लकी ने कहा। उसकी आवाज बहुत ही सौम्य थी, फिर भी लेकिन उसने लोगों के कान के पर्दों को गूंजा दिया था। उसके हर एक शब्द से सच की खुशबू आ रही थी। जब लकी ने अपनी चुटकी में ली हुई दवा को मसला और उस डॉक्टर की हथेली पर बिछा दिया तो वो हैरान हो गया। वो दोनों दवा अलग अलग हो गई। उसमें से हर पत्ते अलग रह गए और त्रिशंका का सफेद पाउडर अलग हो गया। अगर आपको लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप खुद इसे सूंघ कर देख सकते हैं, लकी ने यह कहा। यह सुनते ही उन सभी डॉक्टर्स के चेहरे का रंग बदलना शुरू हो गया। उन्हें त्रिशंका को सूंघने की जरूरत भी नहीं थी। उसकी खुशबू उनके नथुने तक आराम से पहुंच रही थी। धीरे धीरे वो खुशबू पूरे कमरे में फैल गई और हर किसी की नाक में एक ठंडी सी गंध समा गई। सच में ये अव्वल दर्जे की त्रिशंका थी। जब ये महक स्वामीनाथ की नाक में गई तो वो खुद भी हैरान हो गया। लकी ने उन डॉक्टर्स की तरफ घूरते हुए देखा और कहा, मेरे पास में जितने भी मरीज आते हैं उनमें से ज्यादातर वो होते हैं जो बहुत ज्यादा पैसा खर्च नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी उन्हें ठीक करना मेरी नैतिक जिम्मेदारी है। हर आदमी अपने परिवार का आधार स्तंभ होता है और उसका जल्द से जल्द ठीक होना बहुत जरूरी है। त्रिशंका आदमी के पेट को ठीक करती है और पेट ठीक हो जाता है तो कई सारी बीमारियां वैसे ही ठीक हो जाती है। इसलिए आपको मेरे हर पर्चे पर इसका नाम देखने को मिल रहा है, लेकिन मैं ये किसी को नहीं बताता हूँ क्योंकि इसमें बताने जैसा कुछ नहीं है। मैं जो कर रहा हूँ वो अपने हिसाब से कर रहा हूँ, और अगर इसमें लोगों का फायदा हो रहा है तो उसमें बुराई क्या है? सब लोगों की जुबान पर ये सुनते ही जैसे ताला लग गया। जो डॉक्टर्स वहां खड़े थे वो खुद तो कुछ भी कहने के हाल में नहीं थे, लेकिन अब स्वामीनाथ को भी समझ नहीं आ रहा था कि वो लकी से क्या कहे। मरीजों को भी इस बात की उम्मीद नहीं थी कि लकी दिल का इतना अच्छा था। वो मरीजों के बारे में इतना सोचता था, इसका किसी को अंदाजा नहीं था। मैंने कहा था ना डॉक्टर साहब ऐसा नहीं कर सकते हैं। डॉक्टर साहब सच में बहुत अच्छे आदमी हैं। हम बेकार में इनके ऊपर शक कर रहे थे। लकी जी, मुझसे गलती हो गई। मैं आपके बारे में गलत सोच रहा था। प्लीज मुझे माफ कर देना। मरीजों ने लकी से माफी मांगनी शुरू कर दी। वहां खड़े डॉक्टर्स को भी लगा कि वो जो काम नहीं कर पाए थे, लकी वो काम इतनी छोटी सी उम्र में कर रहा था, इसलिए उससे माफी मांगकर वो लोग भी वहां से निकल गए थे। लेकिन स्वामीनाथ के अंदर अभी भी लकी से बदला लेने की भूख शांत नहीं हुई थी। उसने उस पैकेट में से थोड़ी सी दवा ली और कहा, बाकी लोगों ने भले ही तुम्हारी बात सुन ली हो, मान ली होगी, लेकिन जब तक मैं इस दवाई की जांच नहीं करवा लेता तब तक मैं तुम्हारे एक भी दवा को मानने वाला नहीं हूँ। अगर जांच में पता चला कि इसमें जरा भी मिलावट है ना तो मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। स्वामीनाथ ने कहा। वो बौखला गया था। अब जब वो लकी को नहीं पकड़ सकता था तो वो उसे किसी भी तरह से फंसाने की कोशिश में लग गया। जब तक दवा की रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक हॉस्पिटल में कोई काम नहीं होगा। हॉस्पिटल के सारे कमरे और दरवाजों को सील कर दिया जाए। स्वामीनाथ ने अपने अधिकारियों की तरफ देखकर चिल्लाते हुए कहा, लेकिन उसकी बात सुनकर अधिकारी भी हैरान रह गए। उन्हें कहीं किसी तरह की गड़बड़ नहीं मिल रही थी, तो ऐसे में वो क्लिनिक को बंद कैसे कर सकते थे? ले देकर लकी के ऊपर दवाई को लेकर इल्जाम लगे थे, लेकिन वो भी उसने सबके सामने गलत साबित कर दिया था। अब ऐसे में वो अधिकारी हॉस्पिटल को सील नहीं कर सकते थे।
ना उनका कानून उन्हें ये करने की इजाजत दे रहा था और ना ही उनका ईमान। वो लकी जैसे भले आदमी का काम भला कैसे बंद कर सकते थे? तुम सब क्या बहरे हो गए हो? मेरी आवाज नहीं सुनाई दे रही क्या? मैं कह रहा हूँ कि इस हॉस्पिटल को अभी के अभी सील किया जाए, मतलब किया जाए। इस बात में किसी बहस की कोई गुंजाइश नहीं है, समझे तुम लोग? स्वामीनाथ ने कहा। उसके आदेश के बाद में अधिकारियों के पास में भी कोई चारा नहीं रह गया था। हिम्मत है तो दिखाओ बंद करके। इतने में पीछे से किसी की आवाज आई। लकी को तो इस मामले में कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी। वो अपना मुंह खोलता उससे पहले ही सारे मरीज लकी के फेवर में आकर खड़े हो गए। बहुत सारे मरीजों ने आगे बढ़ते हुए अधिकारियों का रास्ता रोक दिया था। स्वामीनाथ को भी कुछ मरीज घेर कर खड़े हो गए। जिस किसी ने भी कॉटेज बंद करने की कोशिश की उससे मेरी लाश पर से गुजरना होगा। सरकारी अधिकारी होकर इतनी बेईमानी कर रहे हो? वीडियो बनाओ इन लोगों का। मैं इन लोगों की शिकायत बड़े अधिकारियों से करूंगा। डॉक्टर साहब को और उनके हॉस्पिटल को हाथ लगाने के बारे में सोचता भी मत। सारे मरीज जोश में आ गए। माहौल काफी गर्म हो गया था और अगर स्वामीनाथ ज्यादा उछलता तो सब लोग मिलकर उसकी और उसके अधिकारियों की पिटाई भी कर सकते थे। शांत हो जाइए सब लोग, इतना गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। इतने में लकी ने सबको शांत करवाने की कोशिश की, लेकिन लोग इस बार उसकी भी नहीं सुन रहे थे। लकी, मैं रिपोर्ट में यही लिखूंगा कि तुमने लोगों को मेरे खिलाफ भड़काया है। मैं लिखूंगा कि तुम लोगों ने मिलकर राज कार्य में बाधा डाली है और इसके लिए तुम्हें जेल में डालकर कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ, वो तुम्हें और तुम्हारी इन चेलों को जेल भिजवा देंगी। स्वामीनाथ ने कहा। वो अब समझ गया था कि बिना पुलिस की मदद के यहाँ से बाहर नहीं निकला जा सकता था और लकी को फंसाने के लिए मामले को और पेचीदा बनाने की भी जरूरत थी। इसलिए उसने पुलिस को बुलवा लिया। वो लकी को अपराधी साबित करके ही चैन लेने वाला था। जब लकी ने देखा कि वहां पर इतनी अफरा तफरी हो रही थी तो वो एक पल के लिए हिचक गया। उसके बाद उसने अपनी जेब से फोन निकाला और एक फोन मिलाया। उसने सीधा डॉक्टर साहब को फोन मिला दिया था, लेकिन उनका फोन नहीं लग रहा था और वहां मरीजों ने भी बेचैन होना शुरू कर दिया था। मारपीट के आसार बन चुके थे और लोगों के हाथ पैर चलने लगे थे, लेकिन लकी शांति से पूरे मामले को निपटा लेना चाहता था। इसलिए इस बार उसने पृथ्वीराज को फोन मिलाया। जब पृथ्वीराज ने भी उसका फोन नहीं उठाया तो वो दुविधा में पड़ गया। अगर इन मेडिकल अधिकारियों को मरीज पीट देते तो बहुत बड़ा बवाल हो सकता था। ऐसे में इन्हें शांत करवाने के लिए किसी बड़े अधिकारी के फोन की जरूरत थी। लकी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब उसे किसे फोन करना चाहिए। काफी देर तक सोचने के बाद उसे लगा कि अब उसके पास में उसके दादाजी को फोन करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। लकी शिवराज को फोन करने से पहले पूरी तरीके से हिचक रहा था। उसके पास में उसका नंबर तो था, लेकिन बात करने की हिम्मत नहीं थी। भले ही उस दिन उसके दादाजी उससे बात करना चाहते थे, लेकिन उस दिन बीच में उसकी माँ बैठी हुई थी। आज उन दोनों के बीच में कोई भी नहीं था। मगर यहाँ का हाल देखकर उसे लग रहा था कि फोन करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। ऐसे में उसने नंबर तो लगा दिया था, लेकिन उसका अंगूठा लाल बटन पर ही टिका हुआ था। एक बार के लिए उसका मन किया कि वो लाल बटन को दबा दे, लेकिन फिर रुक गया। लकी की सांसें तेज हो रही थी। अब आगे क्या होने वाला था? क्या शिवराज लकी की मदद करेंगे? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टामिलियनियर सिर्फ पॉकेट एफएम पर। ईशानी के कहने के बाद भी मरीज वहां से हिलने का नाम नहीं ले रहे थे। सब वहीं के वहीं जमे हुए थे और बिना इलाज करवाए वहां से कोई जाने वाला नहीं था। इतने में वहां एक प्रेग्नेंट लेडी और उसका पति आगे आकर खड़े हो गए और सीधा अंसारी से बात करने लगे। वो उससे इलाज करने की रिक्वेस्ट कर रहे थे। अंसारी को उन दोनों पर तरस आ गया और उसने उनका इलाज करना भी शुरू कर दिया, लेकिन देखते ही देखते उस औरत की हालत खराब होने लगी। ऐसे में लकी ऐन वक्त पर बीच में आया और उसने उनकी जान बचा ली। आप लोग जो कर रहे हो वो लालच की वजह से कर रहे हो। आप लोग सिर्फ अपना फायदा देख रहे हो और आपको ये नजर नहीं आ रहा कि इसका मरीज के ऊपर क्या असर हो सकता है। ऐसा मत करो सर, हमारा काम लोगों की जान लेना नहीं है, लोगों की जान बचाना है। लकी ने कहा और वहां से निकलने लगा। अंसारी और बाकी डॉक्टर्स जो वहां खड़े थे, अब उन्हें लकी की बात सही लग रही थी। वो सही कह रहा था। सिर्फ और सिर्फ नजदीकी फायदे और अपने ऐशो आराम के लिए वो लोग इस तरह का काम कर रहे थे, लेकिन सिर्फ इस एक केस ने उनकी आंखों के सामने आईना लाकर खड़ा कर दिया था। उन सभी डॉक्टर्स के गाल शर्म के मारे लाल हो गए थे और अब उन्हें एहसास हो रहा था कि उनके सीने में दिल नाम की भी कोई चीज थी। इधर शाम होने से पहले ही कॉटेज के बाहर मरीजों की लाइन लगनी शुरू हो गई। कई सारे मरीज पहले ही ईशानी को उसके बुरे व्यवहार की वजह से फटकार चुके थे। उनका मानना था कि वो एक लालची औरत थी
और इसलिए सब लोगों के पैर फिर से कॉटेज की तरफ बढ़ने लगे थे। भले ही लकी इलाज के लिए उन लोगों से 100 रुपए लिया करता था, लेकिन वो अकेला एक तरफ था और बाकी 8 डॉक्टर्स एक तरफ। उन दोनों का आपस में कोई मुकाबला ही नहीं था, इसलिए ईशानी उसे हराने के चक्कर में खुद ही हार गई थी। लेकिन लकी ने इस बात का कोई मजाक नहीं उड़ाया और वो बस सुहासिनी और पूनम के साथ अपने काम में वापस लग गया। उसने आज के लिए सिर्फ शुरुआती 50 पेशेंट्स को रोके रखा और बाकी लोगों से कल आने के लिए कह दिया। लकी ना तो बहुत प्यार से बात कर रहा था और ना ही उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। वो बहुत शांत नजर आ रहा था और इसलिए मरीजों ने भी उससे इस बात पर कोई बहस नहीं की। वो चुपचाप वहां से निकलने लगे। लकी ने उन सभी लोगों को देखना शुरू कर दिया और उनसे निपटने में कब अंधेरा हो गया उसे पता ही नहीं चला। आखिर में पेशेंट को रवाना करने के बाद में जब वो दरवाजा लगा ही रहा था कि तभी उसने देखा कि 2 गाड़ियां उसके कॉटेज के बाहर खड़ी हो गई थी। जैसे ही गाड़ी के दरवाजे खुले तो उसमें से वो 8 डॉक्टर्स नीचे उतर आए। इससे पहले कि लकी उनसे कुछ कह पाता, वो खुद लकी के पास आए और उसके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। अभी दोपहर तक तो वो उसी के कॉटेज से इलाज कर रहे थे, लेकिन इतना सब हो जाने के बाद में लकी ने उन्हें वहां से बाहर कर दिया था। वैसे भी उसके कॉटेज में मरीज उससे इलाज करवाना चाहते थे। ऐसे में इन सब डॉक्टर्स का वहां कोई काम नहीं था, लेकिन ये सब लोग अंधेरा होते ही उसके पास आ गए और उसके सामने हाथ जोड़ते हुए बोले, लकी जी, हम सबसे पहले तो आपसे माफी मांगना चाहते हैं और आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि क्या हम दोबारा कॉटेज ज्वाइन कर सकते हैं। लकी ने जैसे ही उनकी बात सुनी तो वो उनकी आंखों में अंदर तक देखने लगा। वो उनकी नीयत परखने की कोशिश कर रहा था। हालांकि वो उनमें से किसी को भी बेइज्जत नहीं करना चाहता था, लेकिन उन्हें काम पर रखने से पहले वो ये देख लेना चाहता था कि वो लोग काम पर रखने लायक थे भी या फिर नहीं। जब लकी ने पाया कि वो सभी लोग शर्मिंदा थे तो उसने उन सारे लोगों को काम पर रख लिया। अब जब हॉस्पिटल में इतने मरीज आने लगे थे तो लकी भी उन्हें एक मौका देना चाहता था, लेकिन उसने उनमें से किसी को भी फिर से उस पद पर नहीं रखा था जिस पद पर वो पहले यहाँ काम करते थे। वो लोग यहाँ असिस्टेंट डॉक्टर्स की तरह काम करना शुरू करने वाले थे और उन्हें तभी बुलाया जाने वाला था जब उनकी जरूरत होती। इसके अलावा उनकी तनख्वाह भी लकी ने 10 गुना कम कर दी थी। फिर भी उन्हें इस बात से कोई दिक्कत नहीं थी। इधर पूनम ने जब उन 8 को वापस देखा तो उसे काफी अच्छा लगा। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि देर से ही सही, लेकिन वो सब लोग फिर से अपने घर आ गए थे। लकी के अंदर ये काबिलियत थी कि वो बिना मुंह पर कहे किसी को भी अपनी गलती का एहसास करवा सकता था। इतने सारे झमेले के बाद में आखिरकार उन्हें आना तो कॉटेज में ही पड़ा। वहां ना आने के अलावा उनके पास और कोई चारा नहीं था। अगली सुबह जैसे ही कॉटेज के दरवाजे खोले गए तो पूनम और बाकी लोगों ने देखा कि वहां पर पहले से बहुत भीड़ जमा हो गई थी। 200 लोग अपने आप ही लाइन लगाकर वहां खड़े हो गए थे। इधर लकी भी इतने लोगों को देखकर पूरी तरीके से तैयार था। अब तो उसके पास में अपनी खुद की टीम भी खड़ी हो गई थी। लकी ने जब देखा कि उनमें से ज्यादातर लोग गरीब परिवार से आते थे तो उसने अपनी तरफ से सब लोगों के लिए कुछ न कुछ डिस्काउंट रखवा दिए थे, ताकि ना उनकी जेब पर भार आए और ना ही कॉटेज का किसी तरह का नुकसान हो। लकी ने इस बार भी जैसे ही इलाज शुरू किया कि फिर से उसके दरवाजे के बाहर 2 गाड़ियां आकर खड़ी हो गई। उन गाड़ियों में 10-12 लोग बाहर निकले और सीधा कॉटेज की तरफ बढ़ने लगे। उन गाड़ियों पर मेडिकल डिपार्टमेंट की तख्ती लगी हुई थी और सभी ने फॉर्मल कपड़े पहने हुए थे। एक अधेड़ उम्र के मोटे से आदमी की अगुवाई में सभी कॉटेज के अंदर दाखिल हुए और सीधा लकी के चेंबर में घुस गए। लकी ने जब उन्हें देखा तो अपनी जगह से खड़ा हुआ और पूछा, जी मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? मैं मेडिकल डिपार्टमेंट का चीफ स्वामीनाथ हूँ। मुझे और मेरी टीम को खबर मिली है कि आप लोग फर्जी दवाइयों का धंधा करते हैं। इसके अलावा आपके पास में प्रैक्टिस करने के लिए डिग्री भी नहीं है, फिर भी आप मेडिसिन प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप लोग मरीजों से कम पैसे लेकर उन्हें हेल्दी दवा देकर उन्हें बेवकूफ बना रहे हैं। ऐसे में हम आपकी कॉटेज की जांच करने और उसे सीज करने आए हैं, उस मोटे आदमी ने कहा। लकी उसकी बात को बहुत ध्यान से सुन रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि इस मोटे आदमी को किसी ने उसके खिलाफ भड़काया था। हमारी जांच के बीच में आप या आपके स्टाफ से कोई भी नहीं आएगा। अगर किसी ने भी जांच में अड़ंगा लगाने की कोशिश की तो मुझे मजबूरन उसे गिरफ्तार करना पड़ेगा, स्वामीनाथ ने फिर से कहा। उसकी आवाज में ना तो किसी तरह का गुस्सा था और ना ही उसे सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे वो हल्के में बात कर रहा था। वो बहुत ही कड़क मिजाजी अधिकारी जान पड़ता था और इस वजह से वहां खड़े हुए लोग उससे अंदर ही अंदर डरने लगे थे। अपनी बात खत्म कर लेने के बाद में उसने ये भी परवाह नहीं की कि लकी ने उसकी बात के जवाब में क्या कहने वाला था और क्या नहीं।
उसने बस अपने स्टाफ को हाथ से इशारा किया और कहा, अंदर आओ और हर एक कोने को अच्छे से देखो। अगर कोई भी गड़बड़ मिलेगी तो तुरंत कॉटेज को सीज कर दिया जाएगा। उसका हुक्म मिलते ही सारे लोग सीधा कॉटेज के अलग अलग कोने में भागे और जांच करने लगे। लकी के साथ में जो महिलाएं थीं उन्होंने अधिकारियों को बीच में रोकने की कोशिश जरूर की, लेकिन लकी ने उन्हें ही रोक दिया। वो जांच में अपनी तरफ से किसी भी तरह का खलल पैदा नहीं करना चाहता था। आपको ईशानी जोगियाल ने भेजा है ना, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपको यहाँ कुछ भी नहीं मिलने वाला है, जैसा उसने आपको बताया है। फिर भी आप जितना चाहे चेक कर सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लकी ने स्वामीनाथ की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा। स्वामीनाथ ने भी लकी से कुछ भी छिपाने की कोशिश नहीं की और सीधा लकी की आंखों में घूर कर देखते हुए कहा, अगर यहाँ कुछ नहीं मिला तो हमारे पास और भी बहुत सारी जगह हैं जहां पर हमें कुछ मिल सकता है। तुम्हारे इस प्रिस्क्रिप्शन में जो घास फूस तुमने लिखी हुई है ना, ये लिखकर तुम सिर्फ मरीज को बेवकूफ बना रहे हो, उससे पैसे ऐंठ रहे हो। तुम्हें क्या लगता है इन सब चीजों से मरीज का इलाज हो सकता है? स्वामीनाथ ने वहां खड़े हुए एक आदमी के हाथ से दवा का एक पैकेट लिया और उसे खोल कर देखते हुए कहा। उस पैकेट में जितनी भी दवाएं थी, स्वामीनाथ ने वो सारी लकी के सामने बिखेर दी। तुम लोगों को क्या लगता है ये आदमी डॉक्टर है? एक झोला छाप है ये, झोला छाप। और इसकी नजर में तुम इंसान नहीं हो, जानवर हो। तुम इस जैसे आदमी के इलाज पर भरोसा कैसे कर सकते हो? इस आदमी ने तुम लोगों को अपनी बातों में फंसाकर तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया है। स्वामीनाथ ने वहां खड़े हुए मरीजों की तरफ देखते हुए कहा, लेकिन जैसे उसने अपनी बात खत्म की तो इतने में उन सब मरीजों को गुस्सा आ गया और सभी लकी के बचाव में आकर बोले, ये इलाज नहीं करते हैं तो क्या तुम इलाज करते हो? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? लकी के बारे में ये क्या बोले जा रहे हो? इनसे अच्छा डॉक्टर तो पूरे इंडिया में नहीं है। लोगों ने अपनी तरफ से लकी का पक्ष लेना शुरू कर दिया। सभी को विश्वास था कि लकी मरे हुए आदमी को अगर जिंदा कर सकता था तो वो कुछ भी कर सकता था, लेकिन यहाँ ये आदमी उसके ऊपर लालची और धोखेबाज होने का इल्जाम लगा रहा था। इस बात को कोई सपने में भी सच नहीं मान सकता था। जैसे ही स्वामीनाथ ने देखा कि वहां पर खड़े हुए मरीज लकी के मुरीद थे तो उसे लगा कि लकी ने पहले से ही इन लोगों को पट्टी पढ़ा रखी थी। लगता है सब लोग तुम्हारी ही जुबान में बात करते हैं। अच्छा वश में किया हुआ है तुमने इन सबको, स्वामीनाथ ने कहा। इतने में लकी ने देखा कि उसके पीछे उसकी टीम के 5 लोग आकर खड़े हो गए थे। लकी ने उनमें से 2 लोगों को कई बार टीवी पर भी देखा हुआ था। वो सभी सीनियर लोगों को अपने साथ ले आया था और पूरी तैयारी के साथ यहाँ पर आया था। थोड़ी देर के बाद वहां पर कुछ डॉक्टर्स भी आकर इकट्ठा हो गए। लकी जिन दवाइयों का इस्तेमाल करके उन लोगों का इलाज करता था, ये सभी डॉक्टर्स उन दवाइयों के एक्सपर्ट थे। सर आप प्लीज सैंपल देखिए, स्वामीनाथ ने उनमें से एक डॉक्टर से कहा। वो सारे तुरंत आगे आए और दवाई का सैंपल देखने लगे। पहले उन्होंने उसे सूंघ कर देखा और फिर उसे उंगली से सहला कर देखने लगे। इसके बाद में वहां जो मरीज खड़े थे उन्होंने उन मरीज की प्रिस्क्रिप्शन की जांच करनी शुरू कर दी। लेकिन उनमें खून बढ़ाने की और ब्लड प्रेशर कम करने के लिए कुछ दवाइयां लिखी हुई थी। बाकी पर्चियों में भी जो दवा लिखी थी वो बहुत कॉमन थी और उनका कोई साइड इफेक्ट नहीं था। ये दवाइयां सही हैं और ठीक तरीके से लिखी हुई हैं। इनमें से किसी को भी खाने से मरीज के शरीर को किसी तरह का नुकसान नहीं होता है, लेकिन इन दवाइयों से मरीज का इलाज हो जाएगा ये भी नहीं कहा जा सकता। चाहे आप इन्हें 10 दिन खाओ या 1 महीना खाओ, इसका बीमारी से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे में अगर इस चीज के पैसे लिए जा रहे हैं तो ये बेईमानी है। ये दवा 50 रुपए में आ जाती है और यहाँ मरीज से इसके 100 रुपए लिए जा रहे हैं। ऐसे में यहाँ बस गरीबों को लूटा जा रहा है, उनमें से एक डॉक्टर ने कहा। बाकी डॉक्टर्स भी उसकी बातों से सहमत थे, इसलिए उन्होंने तुरंत हाँ में अपना सिर हिला दिया। जैसे ही वहां खड़े मरीजों ने उन डॉक्टर्स की बात सुनी तो उन सभी के कान खड़े हो गए। भले ही उन्होंने लकी को अपनी आंखों के सामने लोगों को ठीक करते देखा था, मगर उन डॉक्टर्स की बात सुनकर उन्हें भी यही लग रहा था कि लकी उन्हें बेवकूफ बना रहा था। क्या ऐसा है? सच में क्या ऐसा है? मुझे नहीं लगता। लकी जी अच्छे आदमी हैं, वो हमें बेवकूफ कैसे बना सकते हैं? लेकिन इतने में स्वामीनाथ हंसते हुए आगे आया और उसने लकी की तरफ देखकर कहा, लकी तुम्हारा भांडा फूट चुका है। ना तो तुम डॉक्टर हो और ना ही ये दवाई असली है। अब तुम्हारे पास कुछ कहने के लिए बचा है? लकी बस उसे देखता जा रहा था। अब आगे क्या होने वाला था? क्या लकी अपने बचाव में कुछ कह पाएगा या फिर से लोगों का उसके ऊपर से विश्वास उठ जाएगा? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलियनियर सिर्फ पॉकेट एफएम पर। प्रफुल्ल को जैसे ही उसके पिता से ये खबर मिली कि उसकी पेशी कुछ दिनों के लिए रुक गई थी तो वो काफी खुश हो गया। लेकिन साथ में जैसे ही उसने लकी के बारे में सुना तो उसका दिमाग खराब हो गया।
वो जल्द से जल्द इस मसले में कुछ करना चाहता था। उधर ईशानी के डॉक्टर्स भी इतने सारे मरीजों को देखने के बाद में थका हुआ सा महसूस करने लगे। ईशानी ने जब सारे मरीजों को कल आने के लिए कहा तो उनका पारा चढ़ गया और वो धक्का मुक्की करने लगे। ईशानी की दुत्कार सुनकर तो उन्हें और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो सब उसे घेर कर ही खड़े हो गए। वो सभी बिना इलाज करवाए यहाँ से जाने नहीं वाले थे और डॉक्टर्स की हालत नहीं थी कि वो उनमें से एक भी मरीज को देख सके। लेकिन ये सब अपने आप में मरीज को मार देने जैसा था। इतने में एक मरीज आगे आया और बोला, डॉक्टर साहब, मैं आपको पहले से जानता हूँ। मैं आपके यहाँ तब से इलाज करवाने जा रहा हूँ जब से आप इस कॉटेज में काम करते थे। आज भी जैसे ही मैंने आपका नाम सुना तो मैं 1 से 2 घंटे का सफर करने के बाद यहाँ पहुंचा हूँ। मुझे पता है मेरी बीवी को आपके अलावा और कोई ठीक भी नहीं कर सकता है। आप प्लीज इसे देख लो। इतने में एक अधेड़ उम्र के आदमी ने आगे आते हुए कहा। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी गांव का कोई मजदूर था। उसके साथ में उसकी बीवी भी थी जो पेट से नजर आ रही थी। काफी देर धूप में बिना खाए पिए खड़े रहने की वजह से उसकी आंखें लाल हो गई। डॉक्टर साहब, इसके गले में कुछ दिक्कत हो रही है। खाने की बहुत कोशिश कर रही है लेकिन कुछ खा नहीं पा रही। रात को भी इसे बहुत तेज खांसी होने लगती है जिसकी वजह से नींद भी पूरी नहीं हो पा रही है। उस आदमी ने कहा। जैसे ही उसने इतना कहा कि इतने में उसकी बीवी को फिर से खांसी आने लगी। उसने खांसते हुए कहा, बहुत तकलीफ है डॉक्टर साहब, मेरा 5वां महीना चल रहा है, इसलिए कोई दवाई लेने की हिम्मत नहीं हो रही। मैंने तो इनसे पहले ही कह दिया था कि जब तक मैं डॉक्टर साहब को नहीं दिखा लेती तब तक मैं कोई भी दवाई लेने वाली नहीं हूँ। फिर पता चला कि आपने तो यहाँ से काम छोड़ दिया है। हमने बाकी जगहों पर आपकी तलाश करने की कोशिश की लेकिन कहीं से पता नहीं चल सका कुछ। फिर आज गांव वालों से पता चला कि आपने फिर से कॉटेज में बैठना शुरू कर दिया है, इसलिए भागे भागे आए हैं यहाँ। प्लीज मदद कीजिए डॉक्टर साहब, मदद कीजिए। उस औरत ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। अब उसकी इतनी बात सुनने के बाद में डॉक्टर अंसारी के पास में कोई चारा नहीं रह गया तो उसने उस औरत की नब्ज देखनी शुरू कर दी। उसे देखने के बाद में डॉक्टर ने कहा, देखिए इन्हें आयरन की कमी हो रही है, साथ में विटामिन की भी कमी है जिसकी वजह से ये इतनी कमजोर हो गई है। इसके अलावा चूल्हे पर काम करने की वजह से इनके फेफड़े में इन्फेक्शन हो गया है और अंदर ढेर सारा कफ भी जमा हो गया है। ऐसे में मैं कुछ दवाई लिख कर दे रहा हूँ, आप घर ले जाकर इन्हें वो खिलाना शुरू कर दीजिए, थोड़े दिनों में आराम हो जाएगा। डॉक्टर अंसारी ने कहा और एक पर्चे पर उसे दवाई लिख कर दे दी। नहीं डॉक्टर साहब, मेरी तो अभी भी बहुत ज्यादा हालत खराब है, खड़े होते भी नहीं बन रहा है। क्या आप मुझे कोई इंजेक्शन या ड्रिप जैसा कुछ लगा सकते हैं ताकि मेरे शरीर में थोड़ी जान आ जाए तो मैं यहाँ से कम जाने लायक तो हो जाऊं। उस औरत ने कहा। डॉक्टर अंसारी के पास में उसे मना करने का कोई साधारण कारण नहीं था। ऐसे में उसने उन्हें अंदर बुलाया और लेटा दिया। लकी ये सब अपनी आंखों के सामने होता हुआ देख रहा था। ना जाने क्यों उसे अंसारी का ट्रीटमेंट सही नहीं लग रहा था, लेकिन इस मौके पर वो अपनी तरफ से कुछ नहीं कहना चाहता था। वो जानता था कि अगर इस मौके पर बीच में बोलता वो तो उसके लिए मामला उल्टा हो सकता था, इसलिए वो शांति से खड़ा हुआ उसे देख रहा था। इधर अंसारी ने उसे ड्रिप लगा दी और ड्रिप में कुछ इंजेक्शन भी मिला दिए। ड्रिप चढ़ने के कुछ ही देर बाद औरत की तबीयत में सुधार होने लगा। अब वो जरा खुलकर सांस ले पा रही थी और उसकी आंखों का रंग भी ठीक होने लगा था। इतने में अंसारी ने एक दूसरा इंजेक्शन तैयार किया और जैसे ही वो उसे इंजेक्शन देने ही वाला था कि इतने में वो औरत जोर से चिल्ला उठी। उसने दोनों हाथों से अपना पेट पकड़ लिया और चिल्लाई जा रही थी, मेरा पेट डॉक्टर साहब, मेरा पेट बहुत जोर से दुख रहा है डॉक्टर साहब, ऐसा लग रहा है अंदर कुछ कुछ जल रहा है डॉक्टर साहब। उसने चिल्लाते हुए कहा, डॉक्टर साहब ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है ये? इतने में उसके पति ने उससे पूछा, लेकिन अंसारी आज इतना थका हुआ था कि वो जवाब देने की हालत में नहीं था। उसने भी हिम्मत करते हुए कहा, अरे कुछ खास नहीं, थोड़ा सा दर्द हो रहा है, बाकी कुछ देर में ठीक हो जाएगा। लेकिन जैसे ही अंसारी ने अपनी बात खत्म की तो फिर से उस औरत के पेट में दर्द का उबाल आ गया और धीरे धीरे उसके कपड़े खून से खराब होने लगे। डॉक्टर साहब इसे तो खून आ रहा है। उस औरत का पति चिल्लाया। वो इतना जोर से चिल्लाया कि ना सिर्फ वहां खड़े हुए सभी लोग बल्कि ईशानी, लकी और कॉटेज का सभी स्टाफ उनकी तरफ देखने लगा। उस औरत के कपड़े का निचली हिस्सा खून से खराब हो गया था और खून रिसकर नीचे चादर पर लग रहा था। ऐसा कैसे हो सकता है? उस आदमी ने डॉक्टर से पूछा।
डॉक्टर साहब मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत दर्द हो रहा है डॉक्टर साहब, कुछ करो, कुछ करो डॉक्टर साहब। उस औरत ने कहा और ज्यादा सांस लेने लगी। वो बुरी तरीके से हाफ रही थी और उसे चक्कर भी आने लगे। ये कुछ ठीक नहीं हो रहा है, ये अच्छे इंसान नहीं है, कहीं इसका बच्चा, इसे अभी हॉस्पिटल लेकर जाना होगा, जल्द से जल्द इसे हॉस्पिटल लेकर जाना होगा, वरना बच्चा पेट में ही हो सकता है कि इसकी जान पर भी बनाए, चलो। डॉक्टर अंसारी ने कहा। अपनी आंखों के सामने ये सब होता हुआ देखकर उसकी सारी थकान दूर हो गई। अगर उस औरत या उसके बच्चे के साथ में कुछ हो जाता तो ये सारा ठीकरा अंसारी के सिर पर ही फूटने वाला था। वैसे तो वो लोग इस केस को यही हैंडल कर सकते थे, लेकिन दवाई खत्म हो जाने की वजह से अब उनके पास में कोई सुविधा नहीं बची थी। ईशानी की चालाकी की वजह से आज इस औरत की जान जा सकती थी। इतने में बाकी डॉक्टर्स भी वहां आकर जमा हो गए और उस औरत की ब्लीडिंग रोकने की कोशिश करने लगे, लेकिन उनके आने से कोई भी फायदा नहीं हो रहा था। क्या ये मर जाएगी? ईशानी ने अपने डॉक्टर से धीमी आवाज में पूछा। किसी ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन जिस तरह से उन्होंने उसे देखा ऐसा लग रहा था कि वो हाँ कहना चाहते थे। ईशानी भी उसका इशारा समझ गई और उसने चिल्लाते हुए कहा, जल्दी से एम्बुलेंस को बुलाओ। उसे इस बात की कोई चिंता नहीं थी कि औरत या इसके बच्चे की जान जा सकती थी। उसे तो बस इस बात की चिंता थी कि वो अपनी जगह पर ऐसा कुछ नहीं होने देना चाहती थी। अगर ऐसा कुछ हो जाता तो लकी उसे नहीं छोड़ने वाला था। अगर मेरी बीवी और मेरे बच्चे को कुछ हो गया ना तो मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम सब लोगों की दुकानदारियां बंद करवा दूंगा। इतने में इस मजदूर ने अपनी बीवी का हाथ थामते हुए कहा। उसकी आंखें और चेहरा गुस्से से लाल हो गए थे। वो खुद भी अपनी बीवी की तरह बहुत थका हुआ नजर आ रहा था। वो अपनी आंखों के सामने अपनी बीवी और बच्चे के साथ ऐसा होता हुआ नहीं देखना चाहता था। हट जाओ यहाँ से। तभी पीछे से किसी की आवाज आई। कोई भी नहीं देख पाया कि उस आवाज के पीछे का शख्स कौन था। एक परछाई से उन सभी लोगों के पास से गुजरी और एक आदमी उस औरत के पास आकर खड़ा हो गया। वो आदमी कोई नहीं बल्कि लकी ही था। लकी ने उसकी पल्स की जांच करनी शुरू कर दी और उसके बाद अपनी जेब से कुछ सुई निकाल ली। लकी का हाथ इतनी तेजी से चल रहा था कि वो खुद भी नहीं देख पा रहा था कि वो कर क्या रहा था। उसने जितनी भी सुई निकाली थी वो देखते ही देखते उसने उस औरत की बाह में लगा दी। इसके बाद लकी ने जिस तरह से ललित सिंह का इलाज किया था उसी तरह से वो इस औरत का भी इलाज करने लगा। वो हर सुई को एक बार लगाता और फिर निकाल कर उसे दूसरी जगह लगा देता। ऐसा वो बार बार किए जा रहा था। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि वो कर क्या रहा था, लेकिन उस औरत को इससे जरूर आराम मिल रहा था। अब उसका दर्द हल्का सा कम होना शुरू हो गया। इसके बाद में उसकी सांसें भी अब ठीक चल रही थी। इसके बाद लकी ने उसके पेट की हल्की सी मालिश करनी शुरू कर दी। जैसे उसने उसके पेट पर हाथ रखा तो उसे पीछे से आवाज आई, लकी बेकार में तुम मामला और खराब मत करो। डॉक्टर अंसारी पीछे खड़े होकर चिल्ला रहे थे। लकी ने जब उसे सिर्फ एक बार घूर कर देखा तो उसकी बोलती बंद हो गई। इसके बाद लकी ने उसकी मसाज करनी शुरू कर दी। 3 मिनट के अंदर ही उसका पेट दर्द बंद हो गया और खून बहना भी रुक गया। जब वहां खड़े हुए सभी लोगों ने लकी को यह सब करते हुए देखा तो उनके मुंह खुले के खुले रह गए। लकी सच में कमाल था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि बिना किसी दवा या इंजेक्शन के वो ऐसा कैसे कर सकता था। लकी ने 5 मिनट से भी कम में 2 लोगों की जान बचा ली थी। सुनो, इनसे कोई भी भारी या मजदूरी वाला काम मत करवाना, जितना हो सके उतना आराम करने देना इन्हें। लकी ने उस औरत के पति की तरफ देखते हुए कहा। उसका पति बस लकी को देखे जा रहा था। उसे खुद भी विश्वास नहीं हो रहा था कि ये सब लकी ने किया कैसे था। वो बस दिल से उसे धन्यवाद दिए जा रहा था। आप नहीं होते तो पता नहीं साहब, उसके पति ने कहा और लकी के सामने हाथ जोड़ लिए। अरे ये तो मेरा काम है और काम के मैं पैसे भी लेता हूँ, आपके 100 रुपए हुए। मजदूर ने जैसे ही लकी की बात सुनी तो तुरंत अपनी जेब में हाथ डाला और एक 500 रुपए का नोट उसके हाथ पे रख दिया। आप जो ले रहे हैं वो बहुत कम ले रहे हैं साहब। वैसे तो मैं भी आपको जो दे रहा हूँ वो बहुत कम है, लेकिन अभी मेरे पास बस इतना ही है। उस मजदूर ने कहा, मुझे इतने की भी जरूरत नहीं है, 100 से मेरा काम हो जाएगा। लकी ने कहा और बचे 400 रुपए उसे वापस कर दिए। वो मजदूर अभी तक लकी को दिल से धन्यवाद दे रहा था। वहां पर जितने भी लोग खड़े थे उन्होंने भी लकी को थैंक यू बोलने के लिए तालियां बजानी शुरू कर दी। सब लोग लकी के लिए दिल खोलकर ताली बजाए जा रहे थे। पूनम और सुहासनी भी लकी का ये जादू देखकर काफी खुश हो गई। वो दोनों जानती थी कि लकी के ऊपर चाहे कितना भी दबाव क्यों न डाला जाए, लेकिन वो कभी टूटने वाला नहीं था। उसके इलाज में और बाकी डॉक्टर के इलाज में जमीन आसमान का अंतर था। लेकिन डॉक्टर अंसारी को अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर लकी ने ये किया कैसे था। अचानक से उसे खून कैसे आने लगा, और फिर मैं जो दवा वो दे रहा था वो भी तो वही काम करने वाली थी, फिर उसका खून रुका क्यों नहीं? अंसारी ने लकी से पूछा। उसके साथ में जो बाकी डॉक्टर्स खड़े थे उनका भी लकी से यही सवाल था। आपने कुछ गलत नहीं किया था,
आपका सारा इलाज सही था, लेकिन इलाज के दौरान आप ये भूल गए कि वो प्रेग्नेंट है। प्रेग्नेंट लेडी के साथ में कभी भी इतने हाई डोज का इस्तेमाल नहीं होता है। ऊपर से उसने सुबह से कुछ खाया भी नहीं था और वो इतनी देर से धूप में खड़ी थी, इसलिए ये सब हुआ। लकी ने कहा। अंसारी को उसकी याद दिलाने के बाद ये याद आया कि प्रेग्नेंट लेडी के साथ में इलाज का प्रोटोकॉल बदल जाता है। दिन भर में इतना थक जाने की वजह से वो ये सब भूल गया था। सच में उसका दिमाग ठिकाने पर नहीं था। अब आगे क्या होने वाला था? क्या ईशानी अभी भी अपनी जिद पर अड़ी रहेगी, या इस बार मरीज ही उसके इस सपने को तोड़ देंगे? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताएं, और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलियनेयर सिर्फ पॉकेट एफएम पर। लकी ने फिर से अपने कॉटेज पर काम शुरू कर दिया था, लेकिन उसकी जिंदगी में अड़चनें कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। ईशानी ने उन 8 डॉक्टर्स को कॉटेज के सामने लाकर खड़ा कर दिया जो पहले कॉटेज में काम करते थे। उसने सारे लोगों से वादा कर दिया था कि वो सिर्फ 1 रुपए में हर चीज का इलाज करेंगे। मरीजों ने जैसे ही ये सुना तो वो सभी कॉटेज छोड़कर उनके पास चले गए। इधर पूनम और सुहासनी भले ही परेशान हो गए थे, लेकिन लकी के दिमाग में कुछ और ही खुराफात चल रही थी। उधर जब लकी की जिंदगी में उथल पुथल कम होने का नाम नहीं ले रही थी, तो इधर प्रफुल्ल के भी हाथ पैर फूले हुए थे। उसे जेल से आए हुए कई दिन हो गए थे और अभी तक उसकी बेल का कोई इंतजाम नहीं हो पाया। वो जितना ज्यादा टाइम जेल में बिता रहा था, उतना परेशान होता जा रहा था। ना उसे यहाँ अच्छा खाना मिल पा रहा था और ना ही अच्छा बिस्तर। लेकिन उसे अपने खाने और सोने की इतनी चिंता नहीं थी जितनी कि उसे अपने घर में ना होने की हो रही थी। जब से वो गया था, तब से उसे बस यही डर खाई जा रहा था कि उसके दादाजी उसे कैसे देखने वाले थे। कहीं अगर उसे परिवार से निकाल दिया गया तो वो सड़क पर आ जाने वाला था। जब वो अपनी सेल में बैठा खिड़की के बाहर से आती हल्की हल्की धूप देख रहा था, तभी एक हवलदार उसके पास में आया और उसका दरवाजा खोलने लगा। प्रफुल्ल ने उसे जैसे ही आता देखा तो घबरा गया। हवलदार ने दरवाजा खोला और प्रफुल्ल को अपने साथ बाहर ले जाने लगा। तो तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? प्रफुल्ल ने गलियारे में चलते हुए हवलदार से पूछा। बाहर, पेशी से पहले कम से कम चाय तो पिलवा देते। प्रफुल्ल ने मजाक करते हुए कहा। वो हवलदार बस उसकी तरफ देखने लगा और बोला, आज तुम्हारी पेशी नहीं है। जैसे ही प्रफुल्ल ने यह सुना तो हैरान हो गया। आज उसकी अगर पेशी नहीं थी तो फिर हवलदार उसे कहाँ ले जा रहा था? थोड़ी ही देर बाद में प्रफुल्ल को उस जगह पर लाकर खड़ा कर दिया गया जहां पर कैदियों को उनके परिवार वालों से मिलवाया जाता था। प्रफुल्ल उस हॉल में आया और देखा वहां पर ढेर सारे लोग अपने अपने परिजनों से मिल रहे थे। इतने में प्रफुल्ल की नजर उसके पिता पर पड़ी। वहां खड़े हुए घड़ी देख रहे थे। पापा! जैसे ही प्रफुल्ल ने उन्हें देखा तो किसी बच्चे की तरह उनकी तरफ भाग उठा। उसकी आवाज सुनते ही उसके पिता का चेहरा भी खुशी के मारे चमक उठा। वो जालियों में से प्रफुल्ल को देखने लगे। उसके चेहरे पर हल्की सी सूजन नजर आ रही थी। उसकी दाढ़ी भारी हो गई थी और आंखों के नीचे काले गड्ढे हो गए थे। उसके पिता ने जैसे ही अपने बेटे को इस हाल में देखा तो उनका दिल पसीज उठा। पापा, आप यहाँ क्यों? मैं अपने बेटे से मिलने नहीं आ सकता? प्रफुल्ल के पिता ने पूछा और जाली में से उंगलियां डालकर अपने बेटे के गाल को छू लिया। प्रफुल्ल के चेहरे पर बहुत दिनों के बाद मुस्कान तैर आई थी। कैसे हो प्रफुल्ल भाई? इतने में उसके पिता के पीछे से और एक आदमी बाहर निकल कर आया। प्रफुल्ल ने देखा कि वो आदमी और कोई नहीं बल्कि भीम था। प्रफुल्ल ने जैसे ही भीम को देखा तो उसके चेहरे की मुस्कान और ज्यादा बड़ी हो गई। वो अपने पिता से मिलकर इतना खुश नहीं था जितना कि वो भीम से मिलकर हो गया था। तू यहाँ क्या कर रहा है? प्रफुल्ल ने पूछा। बस अंकल का फोन आया कि प्रफुल्ल भाई अंदर हो गए, उनकी सेवा करनी है तो मैं बस आ गया, भीम ने कहा। सेवा? प्रफुल्ल ने जैसे ही ये सुना तो वो सोच में पड़ गया, लेकिन इससे पहले कि वो अपनी तरफ से कुछ पूछता, उसके पिता ने कहा, हमने सामने वाली पार्टी के वकील की खबर निकलवा ली है। उसके बाद का काम भीम ने कर दिया। आज उनका वकील पेशी पर नहीं आ पाया, इस वजह से तुम्हारी पेशी कैंसिल हो गई है, उसके पिता ने खुशी में बताते हुए कहा। क्या बात कर रहे हो? प्रफुल्ल की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। इतना ही नहीं हुआ अंकल, अब वो वकील कभी भी पेशी पर नहीं आ पाएगा। मैंने उसका इलाज कर दिया और वो केस ही छोड़ देने वाला है। फिर देखते हैं प्रफुल्ल भाई को कौन अदालत लेकर जाता है, भीम ने कहा। प्रफुल्ल ये सुनकर और ज्यादा खुश हो गया, लेकिन उसकी यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं रही। पापा, इस वकील के केस छोड़ देने का ये मतलब नहीं है कि अब उनका केस कोई नहीं लेगा। वो सभी लड़कियां किसी ना किसी के पास तो जरूर जाएंगी।
चाहेंगे तो उन वकीलों का भी वही इलाज होगा प्रफुल्ल भाई, भीम ने कहा। लेकिन प्रफुल्ल उसकी बात से राजी नहीं था। उसने कुछ देर के लिए सोचा और फिर कहा, नहीं, उनका इलाज करने से काम नहीं चलेगा। अब की बार इलाज उन लड़कियों का करना पड़ेगा जिन्होंने केस ठोका है। एक बार बस मुझे यहाँ से बाहर निकाल दो, उसके बाद मैं उन्हें बताता हूँ। तुम चिंता मत करो, हम जल्द ही उसका इंतजाम भी कर लेंगे। पापा हाँ नहीं कर रहे हैं, वरना मैं तो अभी तक तुम्हारे बाहर निकलवा चुका होता। उनका कहना है कि जब तक मामला कोर्ट में नहीं जाता और फैसला नहीं आ जाता, तब तक कोई प्रफुल्ल की बेल नहीं करवाएगा, उसके पिता ने कहा।